बाजारों में शानदार तेजी का माहौल और कुछ बड़े ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी आखिरी 1.5 घंटा रहेगा बेहद इंटरेस्टिंग और बेहद शानदार भी। तो आइए, स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। सुबह तो अनिल जी ने आपको कह दिया था कि ओपनिंग के लेवल पर आपको अच्छा मौका मिल सकता है, वहां से लेवल भी मिले, टारगेट्स भी आए। अब 1.5 घंटे में क्या होगा ये जानना है सर। जितना नीचा खुले उतना ज्यादा उतना जल्दी खरीदो, पहले सपोर्ट से ही खरीदो और देखिए जहाँ खुला वहीं से घूम गया। बिल्कुल, और इससे बढ़िया हो नहीं सकता। कल के हाईस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती दिख रही है जो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से बता दें, हल्के फुल्के उतार चढ़ाव के बीच बाजार ने मजबूती के साथ 16,300 पर रखा है अपना एक्शन पूरा का पूरा तेजी की तरफ। बैंक निफ्टी भी अब डबल सेंचुरी मारता हुआ मजबूती के साथ ऊपर की तरफ है। निफ्टी आपको 25 अंक ऊपर दिखेगा, लेकिन 25 अंक की ये देख के मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब आप देखें कि 16,200 के नीचे खुलने के बाद 16,300 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। ये बड़ी कमाल की चीज़ है। सरकारी बैंक, रियल एस्टेट और ऑटो यानी कि रेट सेंसिटिव स्टॉक्स ऐसे हैं जो मजबूत हैं आज के सेशन में। वहीं डिफेंसिव शेयरों में है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, जिसमें फार्मा, एफएमसीजी और आईटी शेयरों को आप रखते हैं। डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट है, कुछ नहीं करने के मूड में। कल शुक्रवार को बड़ी तेजी के साथ, कल बड़ी कमजोरी के साथ। आज क्या करेंगे पता नहीं। सो एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, आज का पता नहीं। यूरोप के बाजार आधा से 1% नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, हल्की फुल्की कमजोरी के साथ। ये है अब तक का एक्शन। बिल्कुल, तो हल्की फुल्की कमजोरी बाकी ग्लोबल मार्केट्स में ठीक है। हमारे बाजारों का एक्शन समझना है सर, और लेवल्स को पूरी तरह से रिस्पेक्ट किया है। स्पेशली जो ओपनिंग की स्ट्रैटेजी थी वो तो बिल्कुल सटीक रही, और उसके बाद बाजार ज्यादा लड़खड़ाया नहीं है। जो रेंज है उसको अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है, मौके भी दे रहा है नीचे आकर थोड़ी थोड़ी खरीदारी करने के लिए। कैसे देख रहे हैं सर आने वाले 1.5 घंटे के एक्शन को? ऐसे ही बना रहेगा? दीप देखिए, पहली चीज तो है कि मजबूती तो है ही है बाजार में, जिसके संकेत कल ही आते हुए दिखे। कल चूंकि अमेरिका में अनएक्सपेक्टेड ऊपरी स्तरों से 600 पॉइंट गिरकर बंद हुए, इसलिए आज एक नेगेटिव खुलना तय था। लेकिन हमारे बाजारों की स्ट्रेंथ, जिसमें एक अच्छे ब्रेकआउट की संभावना, एफआईज की तरफ से बिकवाली का दबाव कम होना, हल्की फुल्की खरीदारी होना, घरेलू फंड की तरफ से सपोर्ट और रिस्क लेने की ताकत दुनिया भर के बाजारों में थोड़ी बढ़ती दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स आपके सपाट हैं, डॉलर इंडेक्स आपका हल्का सा रिकवर होता हुआ दिख रहा है। नेगेटिव अगर भारतीय बाजारों के लिए देखा जाए तो सिर्फ एक ही कच्चा तेल $105-106 के आसपास आ गया है। वो भी मेरे लिए तो उम्मीद के मुताबिक है। नेगेटिव तो है, लेकिन हमें उम्मीद थी कि बाइडेन साहब जिस दिन वापस अमेरिका लौटेंगे ये होना है। सो उस हिसाब से वापस आपका 105-106 की रेंज में आ गया है, तो वो हल्का फुल्का नेगेटिव, और शायद यही वजह कि स्पीड बढ़ने की धीमे है। लेकिन अदरवाइज कहीं कोई समस्या नहीं है। और लगातार दूसरा दिन दीप जो अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी की लीडरशिप है, और इस बाजार को चलने के लिए बैंक निफ्टी की लीडरशिप चाहिए। और दूसरी एक और चीज जो दिख रही दीप वो ये है कि HDFC बैंक के रिजल्ट के बाद अब जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के या पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रिजल्ट आएंगे वो बैंक निफ्टी को ड्राइव करेंगे, और मुझे लगता है कि वापस से बैंक निफ्टी पायलट सीट पे आ रहा है। और इस बार जो बैंक निफ्टी में तेजी का कारण बनेगा वो रिजल्ट्स बनेंगे, और बैंक्स के रिजल्ट्स आपको मजबूती से देखने को मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अच्छे क्यों मिलेंगे वो भी मैं आपको कारण बता दूं। पहली चीज, लंबे समय बाद अब ये 1-2 क्वार्टर ऐसे हैं जहां बैंकों के लिए एनपीए समस्या नहीं है। नहीं तो पिछले 4-5 साल हमने एनपीए का हर रिजल्ट में एनपीए का ही रोना रोते थे कि किसके एनपीए बढ़ गए, कितने बढ़ गए, प्रोविजनिंग कितनी की है ना, वो अपग्रेड अकाउंट कितने, डाउनग्रेड अकाउंट कितने, इसके अलावा कई रिजल्ट के बाहर देखते नहीं थे। अब ऐसा होने लगा कि आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखने लगे हैं, अब आप देखने लगे कि लोन ग्रोथ क्या है, अब आप एक्चुअली कोर बैंकिंग डेटा देखने लगे हैं जो पहले कभी नहीं देखते थे। और उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये कोर बैंकिंग डेटा बैंकिंग शेयरों को और मजबूती देंगे, अच्छे नतीजे आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। और ये अगली जो तेजी बैंकिंग शेयरों की बननी है वो उस वजह से बनेगी जो रिजल्ट्स की वजह से आएगी। और ये रिजल्ट्स बैंक निफ्टी को 35,000-35,500 के लेवल जो है उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बैंक्स पर हम पॉजिटिव हैं, बुलिश हैं, रहेंगे। तो वहां पर अभी भी स्टैंस बदला नहीं। तो थोड़ी सी हल्की फुल्की रुकावट के बाद अब बैंक निफ्टी वापस है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपका बैंक निफ्टी बढ़ने लगे और दो पिछड़े हुए सेक्टर जिन्होंने बहुत मार लगाई है निफ्टी को, आईटी और मेटल, वो गिरना बंद कर दें तो उतना काफी है। बाकी चीजों के बगैर भी आप मैनेज कर सकते हैं। ऑटो ठीक है, बहुत खराब नहीं होने वाला है, बहुत अच्छा नहीं होने वाला है, आउट परफॉर्मेंस हो चुकी है। बाकी सेक्टर्स का इतना खास कोई वेटेज है नहीं, थोड़ा बहुत एनर्जी शेयरों को छोड़ दें जो कि अभी थोड़े ठंडे। सो आपके लिए बैंक निफ्टी लीडरशिप पे है, थोड़ा सपोर्ट देने के लिए मेटल्स और आईटी है जब तब, ठीक है, और ऑटो आपके लिए न्यूट्रल है।
फार्मा वापस से मजबूत हो रहा है, जो हम पॉजिटिव सोच भी रहे हैं, तो फिर ऐसे में नीचे जाने की जगह कम है। और ग्लोबल सपोर्ट अगर थोड़ा भी मिला, आज आप देखिए, आज आप बिना ग्लोबल सपोर्ट के बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, अमेरिका जो गिरा है, एक्चुअली देखा जाए तो आपको 350 पॉइंट की कमजोरी को अमेरिका को डिस्काउंट करना है, क्योंकि कल जब आप बंद हुए तो 250 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर थे, 101 पॉइंट नीचे बंद हुए, तो 350-400 पॉइंट की डाउ की कमजोरी, उस हिसाब से आप खुले ही बहुत कम नीचे। बिल्कुल सर, करेक्ट। लेकिन रुपया आपका वापस 80 हो गया, कच्चा तेल 106-7 है, फिर भी आप बढ़ रहे हैं, तो हमारे बाजारों की मजबूती तो दिखा रही है और ऊपर जाने की कोशिश भी। सो आई थिंक सेट है, एक और अच्छी बढ़िया क्लोजिंग के लिए भी तैयार हो रहे हैं। डेटा थोड़ी देर में देखता हूं मैं, बट ओवरऑल कल निफ्टी पर ब्रेकआउट आने के संकेत मिले थे, आज कंफर्म हो जाएंगे। बैंक निफ्टी पर आज ब्रेकआउट आने के संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 35,469 475 राउंड फिगर में, ताकि याद रहे, वो हमारी बेस्ट क्लोजिंग थी 10 जुलाई की। उसके ऊपर बंद होने को आज तैयार हो रहे हैं, और 35,543 का 10 जुलाई का जो हाई था उसके ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी भी आज आपको ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, तो मजबूती के ट्रेड के साथ रहेंगे। खाली एक ही रिस्क है डाउ फ्यूचर्स की, अगर पिछले कुछ अगले आधे कुछ मिनटों में डाउ फ्यूचर्स मजबूत हो जाए तो बहुत बढ़िया, और अगर थोड़े ढीले हुए तो उसके हिसाब से हम करेंगे, बट अदरवाइज ओवरऑल ठीक है, माहौल कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे सुबह से वो 50 अंक की गेन होल्ड कर रहा है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, बट उसी लेवल पर है, तो एटलीस्ट वहां से आपको परेशानी आज नहीं आ रही, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए थोड़ी देर में अनिल जी से स्ट्रैटेजी भी लेंगे, डेटा भी समझेंगे। आइए आपको बताते हैं क्या कह रहे हैं आज की इंपॉर्टेंट खबरें बाजार खुलने के बाद, और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी। अरमान, कुशल दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बाजार के लिए? बिल्कुल दीप, अर्निंग्स हैवी हफ्ता है और यहाँ पर HDFC लाइफ के तो नंबर्स आ ही चुके हैं, साथ ही HUL के नंबर्स पर आपको नजर रखनी है, पोस्ट मार्केट यहाँ पर आने वाले हैं। साथ ही एफएनओ स्पेस से अंबुजा सीमेंट्स, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स और ICICI लोम्बार्ड्स के नंबर्स पर भी नजर रखनी है। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से US के आज हाउसिंग स्टार्ट्स डेटा आने वाले हैं जून महीने के, और साथ ही यूरोप का से कुछ ही देर में CPI आंकड़ा भी आता हुआ नजर आएगा जून महीने का। साथ ही 20 जुलाई कल यहाँ पर निफ्टी से इंडसइंड बैंक और विप्रो अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। एफएनओ स्पेस से हैवेल्स इंडिया, OFSS, सिंजीन इंटरनेशनल, टाटा कम्युनिकेशन और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर नजर रखनी है। इनफैक्ट AU स्मॉल फाइनेंस की तो नतीजों के साथ साथ QIP या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट्स के जरिए यहां पर फंड जुटाने पर भी विचार करते हुए नजर आएंगे। केयर रेटिंग बाईबैक पर यहां पर बोर्ड बैठक है। साथ ही आप यहां पर टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग, इस पर फोकस रखिए, इसका बाईबैक शुरू होता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर 130 करोड़ रुपए का ये बाईबैक था। साथ ही M&M फाइनेंशियल सर्विसेज और हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे, और यूके का जून महीने का CPI आंकड़ा भी कल के सत्र में आएगा। और अंत में 21 जुलाई गुरुवार एफ&ओ स्पेस से कैनफिन होम्स, एम्फेसिस, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, PVR, SRF, RBL बैंक और साथ ही इंडिया मार्ट इंटरमेश के नंबर्स पर नजर रखिए। क्विक हिल टेक्नोलॉजीज जिसकी अपडेट आती हुई दिखी है, तो नतीजों के साथ साथ बाईबैक पर यहां पर बोर्ड बैठक है, और एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे L&T, टेक महिंद्रा और साथ ही हिंदुस्तान फूड्स। हिंदुस्तान फूड्स की जो स्टॉक स्प्लिट है वो इस वजह से एक्स डेट रहेगा। और ग्लोबली इवेंट के हिसाब से देखेंगे तो ब्याज दरों पर ECB का फैसला आता हुआ दिखेगा, और साथ ही हांगकांग का CPI आंकड़ा भी जून महीने का आएगा। ओके, तो इवेंट हैवी वीक है, नतीजों पर तो नजर है ही, और काफी सारे बैंक्स के भी नतीजे आने वाले हैं, और इसके साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आपके लिए। बट कुछ नतीजे जो ऑलरेडी आ चुके हैं और साथ ही कुछ और खबरें अरमान इसके साथ तैयार हैं। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले HDFC लाइफ जो जस्ट अभी नतीजे आते हुए दिखे हैं, नतीजे तो हालांकि बढ़िया हैं, पर जो हमारा अनुमान था थोड़े उससे कमजोर आते हुए दिखे हैं। एम्बेडेड वैल्यू में आपको दिखेगा 9% का उछाल देखा गया है, पर जो VNB है, VNB हमारा अनुमान 590 करोड़ का था, पर वो 510 करोड़ पर आते हुए दिखे हैं। पॉलीकैब इंडिया मुनाफे में आप देखेंगे लगभग 193% की बढ़ोतरी है, और अगर आय देखेंगे, आय में भी लगभग 45.5% की बढ़ोतरी है। DCM श्रीराम नतीजे हैं, जो कंसोलिडेटेड जो मुनाफा है वो लगभग 61% बढ़कर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आय की बात करेंगे तो आय भी लगभग 48% बढ़कर आती हुई दिखी, और मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स 14.1% से बढ़कर 14.7% पर आते हुए दिखे हैं। स्टील स्ट्रिप व्हील्स नतीजे अगर मुनाफे जो देखेंगे, मुनाफे में तो थोड़ी कटौती देखी है, 51 करोड़ से घटकर 48 करोड़ पर आते हुए दिखे हैं, पर जो आय है, आय 678 करोड़ से बढ़कर लगभग 1016 करोड़ पर आती हुई दिखी है, और मार्जिन्स पर भी कट देखा गया है, मार्जिन्स 14.4 करोड़ से घटकर 10.8% पर आते हुए दिखे हैं, और जो इनका स्प्लिट है उसको मंजूरी मिल चुकी है। किर्लोस्कर न्यूमेटिक मुनाफा 7 करोड़ से बढ़कर 16 करोड़, आय 169 करोड़ से बढ़कर 272 करोड़ पर आती हुई दिखी है। अब आ जाते हैं खबरों पर। सबसे पहले टेलीकॉम कंपनीज पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो डेटा आता हुआ दिखा है वो मई में रिलायंस जियो ने लगभग 31 लाख शेयर्स जोड़े हैं, एयरटेल ने 10.3 लाख जोड़े हैं, और वोडाफोन आइडिया ने लगभग 7.6 लाख शेयर्स ग्राहक हैं जो गंवाए हैं। उसके साथ साथ M&M फाइनेंस पर भी ध्यान रखिएगा, जिसमें उन्होंने क्रेडेंसीज के साथ एक करार किया है, और ये डिजिटल कलेक्शन के लिए उन्होंने जो ये करार करते हुए दिखे हैं।
स्पाइस जेट, जिसमें 22 जुलाई से 26 नई घरेलू उड़ानें जो हैं वो शुरू करने वाले हैं। माइंडट्री, उन्होंने भी रूब्रिक पार्टनर्स के साथ एक करार किया है। यूनिफाइड साइबर रिकवरी प्लेटफॉर्म के लिए करार करते हुए दिखे हैं। स्टेरलाइट टेक, इनको 250 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और ला ओपाला पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आशीष कचोलिया साहब हैं उनकी इसमें हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखी है। जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग बटन आता हुआ दिखा है 1.05% से बढ़कर 1.42% आती हुई दिखी है। और अंत में एक ब्लॉक डील है जिसमें पावर ग्रिड 10 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये ढेर सारी खबरें जिन पर आज रहा है एक्शन, आगे भी रहने वाला है। बढ़ते आगे और वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। दमदार पैनल आपके सामने, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, हिमांशु जी, नितिन जी और वागले साहब। थोड़ी देर में चोपड़ा साहब भी जुड़ेंगे। चोपड़ा साहब वो वाले, विजय चोपड़ा साहब थोड़ी देर में जुड़ने वाले, उनका करिए इंतजार। तब तक पहला बिगुल हिमांशु जी के लिए और ठीक पीछे लाइन में है वागले साहब भी। तो हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीप। अनिल जी, खरीदारी का आइडिया है और देनी है ऑप्शन की स्ट्रेटजी। फेडरल बैंक अनिल जी, ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर वीकली मंथली चार्ट्स में एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 105 के स्ट्राइक की, एट द मनी के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी हम करके चलेंगे, जो कि लगभग 2 रुपए 10 पैसे, 2 रुपए 15 पैसे के आसपास है। यहाँ पर 2 रुपए तक भी कोई डिप मिलता है तो खरीदारी करेंगे। 1 रुपए 20 पैसे का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। 3.5 और 4.5 दो टारगेट्स यहाँ पर फेडरल बैंक की 105 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में आते हुए नजर आ सकते हैं। अनिल जी, लंबे समय की कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे जिस तरह का ब्रेकआउट है, ये एक पहला बैंक हो सकता है जो कि निफ्टी बैंक में पहले एक ब्रेकआउट देता हुआ नजर आएगा। जिस हिसाब से 2 दिनों में यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी लगभग 75 लाख शेयर 105 के स्ट्राइक की कॉल राइटर पर वो लिस्ट पर आ चुके हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और ये वैसे ही तेजी होगी अनिल जी, जैसे मैंने कल महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स M&M फाइनेंस की 200 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी दी थी, जो एक ही दिन में टारगेट अचीव करता हुआ नजर आया है। इसी तरह की मूव यहाँ पर फेडरल बैंक में भी देखने को मिल सकती है। ये है आपके लिए राय। 3.5 और 4.5 रुपए के टारगेट के लिए आपको खरीदना है 105 रुपए वाला कॉल ऑप्शन फेडरल बैंक का। आइए वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर। वागले साहब फरमाइए। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को यही भाव में दिया है। स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक। 700 का लेवल ये अभी अभी ब्रेक कर रहा है। मुझे लगता है 720 तक की मूव आनी चाहिए आज और कल में। 693 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 693 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर करें खरीदारी। एक्सिस बैंक में आपके लिए खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से। और इस बीच 16,300 के पार निकलकर टिकने की तैयारी निफ्टी की होती दिख रही है और बैंक निफ्टी भी दीप देखिए अब 35,600 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक्स जो एक्शन में, जरा उन्हीं पर फोकस कर लिया जाए, कहां पर बढ़िया तेजी आज बनती हुई दिख रही है। एस्कॉर्ट्स लंबे समय बाद 5% की तेज छलांग लगाता हुआ डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। सुमित जी, चार्ट्स देखिए एस्कॉर्ट्स के 1760 पर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, एस्कॉर्ट्स के अंदर बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। एस्कॉर्ट्स के अंदर कंटिन्यूसली एक तेजी देखने को मिल रही है पिछले 10-11 दिनों से, और 200 DMA लेवल आज स्टॉक ने ब्रेक किया है। और जिस तरह का अभी भाव देखने को मिल रहा है, जिस लेवल्स पे, ऐसा लग रहा है 200 DMA लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग मिलेगा, जो कि 1700 के पास है। यानी स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में यहाँ से एक बढ़िया तेजी का मूव कंटिन्यू रहेगा, जिसमें 1800 रुपए तक के पहले टारगेट होंगे और उसके बाद 1875 रुपए तक के लेवल आने वाले कुछ महीनों के अंदर एस्कॉर्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें, कोई भी 30-40 पॉइंट का डिप आता है तो खरीदारी करें। 1800 से 1875 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में एस्कॉर्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है राय आपके लिए एस्कॉर्ट्स कुबोटा पर खरीदारी करने की। आइए इस बीच एक बिगुल की रिक्वायरमेंट है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से, और वो कह रहे हैं कि 2 चार्ट कॉर्नर के लिए बिगुल चाहिए। तो पहले क्लेरिफिकेशन, 2 चार्ट कॉर्नर के लिए जो बिगुल चाहिए कुणाल जी, एक राकेश जी के लिए, एक आपके लिए अलग अलग। नहीं अनिल जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं अनिल जी। एक ही अनिल जी 2 in 1 चाहिए। 2 in 1। 2 in 1 तो आप ऑलरेडी हैं, आप और बंसल जी। और कितना 2 in 1? अनिल जी बिगुल भी ऐसा ही हो अनिल जी। या तो अनिल जी चार्ट कॉर्नर का बिगुल 2 बार बजवा दीजिए। तो एक बार पहले चार्ट कॉर्नर का बिगुल, और जरूरत पड़ने पर अगर लगा
रिक्वायरमेंट आई तो उसका एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी हम कर देंगे। तो फिलहाल चार्ट कॉर्नर का बिल्कुल कुणाल जी राकेश जी के लिए 2 बैक टू बैक दमदार कॉल्स उनकी तरफ से। जी सर बताएं। अनिल जी, रियलिटी स्पेस काफी अच्छा लग रहा है और दोनों स्टॉक्स इसी स्पेस से हैं। पहला जो चार्ट कॉर्नर पिक है वो है डीएलएफ। डीएलएफ में खरीदारी की राय है और इसने एक पिवट पॉइंट को तोड़ा है, 358 के एक पिवट पॉइंट को तोड़ा है। डीएलएफ है हमारा पहला चार्ट कॉर्नर पिक। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, जितने भी रियल एस्टेट शेयर्स हैं सभी के चार्ट बहुत ही स्ट्रांग लग रहे हैं। डीएलएफ में एक ब्रेकआउट आता हुआ हमने कल के ट्रेड में देखा था और आज कल का डे हाई पार करके दोबारा से स्टॉक तेजी दिखा रहा है। तो डीएलएफ में इन स्तरों पर खरीदारी की राय है। यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो 355 पर 355 पर रखें, खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 370 का, 370 का, इवेंचुअल 375 का। तो ये तो हो गई अनिल जी पहली पिक। और अब आते हैं अनिल जी दूसरी पिक पर। दूसरी खरीदारी की राय भी है अनिल जी इसी स्पेस से है। शेयर का नाम है शोभा लिमिटेड, जिसके चार्ट पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। ये कैश मार्केट का शेयर है। शोभा पर भी हमारी खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और गोली की तरह भागने का पोटेंशियल रखता है। शोभा में खरीदारी की राय है 630, 630 का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट है 730, पहला टारगेट 730, दूसरा टारगेट 750। तो 630 का स्टॉप लॉस है, 730 और 750 के लक्ष्य के लिए शोभा पर खरीदारी की राय है। ओके, गोली की तरफ भागने का टारगेट अच्छा गोली, बंसल जी गोली भागती है? देखिए, अब अनिल जी गोली की तरह भागना बोला जाता है, गोली नहीं भागती अनिल जी। अब जैसे हमारे जैसे व्यक्ति के पीछे, मेरे जैसे कुणाल जी के पीछे कोई अनिल जी कुत्ता पड़ जाए तो हम दोनों गोली की तरह भागेंगे अनिल जी। तो उसी तरीके से अनिल जी अगर स्टॉक तेजी से भागे तो उसे भी बोला जाता है कि गोली की तरह भाग रहा है। अरे ऐसा कुत्ता बोलोगे तो पीछे ही पड़ेगा ना। बाबू सोना ऐसा कुछ क्या 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 बोलते हैं, ऐसा बेबी, इस तरह का कुछ बोलो, कभी कोई पीछे नहीं पड़ेगा आपके। जी बंसल जी, कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बंसल जी इसके लिए अनिल जी उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। देखिए अभी तक अनिल जी बंसल जी पर किसी ने गोली नहीं चलाई है, लेकिन अनिल जी आपने एक बार गोली जरूर चलाई थी अनिल जी, शूटिंग प्रैक्टिस, शूटिंग रेंज में। यस यस यस। तो अनिल जी आपको इसका जवाब पता होगा कि गोली भाग वही से तो मुझे याद है, लगती है अनिल जी दिल पर। वही से तो मुझे ध्यान रहा है कि जब मैंने चलाई तब तो भागी नहीं थी। अच्छा, पता ही नहीं चलता, वो तो जाने के बाद में पता चलता कहाँ गई, किधर लगी, वो तो समझ ही नहीं आता। इसलिए मैंने सोचा, मैंने तो भागती हुई देखी नहीं बंसल जी। भाई द वे दोनों स्टॉक दे बैक टू बैक, डीएलएफ और शोभा रियल एस्टेट। कुणाल जी क्या वजह है इसकी? क्या आपको भरोसा नहीं कि वापस नंबर नहीं आएगा? आज तो आपके आशु जी भी नहीं है कि 15-20 मिनट लग जाए वापस आने में, आधा घंटा लग जाए। अनिल जी ऐसे हड़बड़ी जल्दबाजी क्या दोनों बैक टू बैक देने की? अनिल जी देखिए, बात इतनी सी थी कि बंसल जी को एक बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे दूसरा अच्छा लग रहा था। हाँ। बंसल जी फिर कहते हैं कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो मैंने कहा कि अनिल जी इससे बेहतर कि हम ये भी और ये लें या ये लें करते रहें, इससे बेहतर दोनों को ही ले लेते हैं अनिल। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बधाई। एक से भले दो, और आपके जो भी चार्ट कॉर्नर के दोनों बैक टू बैक पिक्स हैं वो कमाल करते हुए दिखे, ये हम उम्मीद करते हैं। आइए, रुपए के मुकाबले में डॉलर की चाल कैसी रही है 8 से 80 तक की यात्रा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले जल्दी से एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, मैं बैंकिंग स्पेस के साथ ही रहना चाहूंगा। आरबीएल वो स्टॉक है जो काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है। मुझे लगता है इसका बॉटम बन चुका है शॉर्ट टर्म में, और ये अगर 90 तोड़ देता है, अभी 89, 30, 40 है, इसको मैं प्रीएम कर रहा हूँ। 90 अगर ये तोड़ देता है तो ये गोली की तरफ वन वे भागेगा। इसका टारगेट 100 होगा, 10 रुपए की मुझे 1 से 2 दिनों में दिखती है। आपका स्टॉप लॉस 86 का होना चाहिए और 100, 102 के टारगेट 1 से 2 दिन। ओके, तो वापस ट्रिपल डिजिट्स की तरफ जा रहा है आरबीएल बैंक। ये है वागले साहब की राय, खरीदारी करें। बैंक्स और रियल एस्टेट दोनों में आपको बढ़िया मूवमेंट आ रहा है। देखते हैं सुमित जी को क्या पसंद आया। बिगुल सुमित जी, सुमित जी ने मना कर दिया। हाँ, बोले कि थोड़ा इंतजार। अच्छा, हाँ, तो 8 से 80 की चाल। 8 से 80 की चाल, ये इंटरेस्टिंग लिंक है अनिल जी, क्योंकि सब कुछ ऊपर जा रहा है, वो तो ठीक है, बट जिस तरह से रुपया ऊपर जा रहा है और पिछले
50 सालों में रुपए की कैसी मूव रही है? 8 के लेवल पर कब था और अब 80 के लेवल पर आ गया, ये कैसे हुआ? हमारे जमाने में 8 क्यों नहीं हुआ? हाँ, हमारे जमाने में तो 80 है। हमारे जमाने में तो 80 है। 8 था तब क्या हम 80 में भी खुश हो, हमारे बाद 2 जनरेशन बाद वालों को पता नहीं क्या हो, तो उस हिसाब से चलिए। लेकिन ये 8 से 80 की यात्रा बता रहे अरमान बताइए सर। ये डेटा पूरा 1973 से निकाला है हमने। 1973। अच्छा, 73 में 8 ही था? यस सर, 1973 का 50 साल। 70 में तो मैं पैदा हुआ था। तो आपने 8 नहीं तो 10 का तो आपने देखा, 10 गुना हो गया तब से। तब से हो गया। ओके, यस सर। सो 1973 से 2022 का डेटा है। तो अगर आप देखेंगे जो 8 से 80 की पूरी रैली में जो अभी की जो रैली हुई है 70 से 80 की, उसमें लगे हैं 1435 दिन। और ये अगर आप हर 10 की रैली देख रहे हैं, 10 से 20, 20 से 30, तो ये सेकंड सबसे जल्दी होने वाली रैली है। आप अगर देखेंगे जो सबसे ज्यादा अगर समय लगा था वो 40 से 50 के समय लगा था, जो 1998 से 2008 के बीच में हुआ था, जिसमें लगभग आप देखेंगे लगभग 4000 दिन लगे थे, जब 40 से 50 के टाइम पे हुआ था। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो औसतन अगर आप ऑन एन एवरेज निकालेंगे तो एवरेज 2250 दिन लगभग लगते हैं, लगभग मतलब 6 साल हर 10 रुपए बढ़ने के लिए। इसके बाद आपके पास पूरी डेटा भी आ जाएगा पूरे 8 से 80 की रैली में। जो पिछला 70 से 80 हुआ है वो 70 हुआ था 14 अगस्त 2018 को, अब हुआ है 19 जुलाई जो आज की डेट है, आज 80 हो चुका है। और 8 जो हुआ था वो हुआ था 31 जनवरी 1973। ये अगर पूरा डेटा आपके पास आ जाएगा तो कुल मिला के ये जो हमारी सबसे जो 10 रुपए बढ़े हैं, ये हमारी सेकंड फास्टेस्ट हुआ है जो हमने 10 रुपए बढ़ाए हैं। उसके पहले जो हुआ था वो हुआ था 20 से 30 का, जो 1991 से 1993 में हुआ था। उस समय तो खैर अलग ही सिचुएशन थी इकोनॉमी की, तभी फिर इकोनॉमी को खोला भी गया था। और लेकिन उसमें एक चीज और भी है, देखो परसेंटेज वाइज। हाँ, परसेंटेज देखोगे तो अभी 70 से 80 होने में कितना 12% है। 12% करेक्ट। और 8 से 20 होने में करेक्ट, मोर देन 100%, 150%। यस, 12%। तो परसेंटेज वैसे डेटा ऐसे सुनने में अच्छा है कि 70 से 80, लेकिन वो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो फिर समय शायद कुछ और ही लगेगा, है ना। बट फिर भी इस बार की मूव वैसे देखें तो काफी शार्प रही है सर, लेवल वाइज अगर देखें। एक्चुअली हुआ ये कि करेंसी पहले तो बहुत दिनों तक डेप्रिशिएट हमारी हुई नहीं, जब हुई तो फिर जल्दी से हाँ, नहीं तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि नहीं रुपए को गिरना ही नहीं है, क्या करना है, हम तो मजबूती है सब कुछ। लेकिन जब गिरना लगा तो फिर थोड़ा स्पीड बढ़ा के गिरा। ठीक है, बिल्कुल। तो 8 से 80 ये थी आपके लिए रुपए की जर्नी। हालांकि एक्सपोर्टर्स के लिए फिर भी थोड़ी अच्छी खबर है, बट आज सारे के सारे एक्सपोर्टर्स स्पेशली फार्मा और आईटी उतने ज़्यादा अच्छे मूड में नहीं दिख रहे हैं, बट मूड में पूरा का पूरा बाजार आपको दिख रहा है रेट सेंसिटिव्स की तरफ, जिसकी हम शुरुआत में बात भी कर रहे थे। और एक और स्टॉक जो ब्रेकआउट दिखा रहा है वो है M&M फाइनेंस। इस पर भी रखिए नजर। एक मूव इस पर आई थी सुबह, फिर थोड़ा कूल ऑफ हुआ, अब वापस एक्शन में आ रहा है M&M फाइनेंस। जरा नितिन जी से भी पूछा जाए। नितिन जी जरा देखें, सारे ही फाइनेंशियल्स आज एक्शन में है। M&M, मन्नापुरम, LIC हाउसिंग सारे मूव कर रहे हैं। चोला इन्वेस्टमेंट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट कल भी एक्शन में था। कोई राय सर इन स्टॉक्स पर, और आपको कोई चार्ट पर जो अच्छा लग रहा हो इस समय? कि जितने भी फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, चाहे बैंकिंग हो या NBFCs हैं, सब में एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, जो इंडिकेट कर रही है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ मूव आनी चाहिए। क्योंकि इस बार के जो इंडेक्स का जो ऊपर का ब्रेकआउट हो रहा है, इसमें स्टॉक्स का सपोर्ट हमें मिल रहा है और स्टॉक्स अभी काफी हद तक बेस फॉर्मेशन बना रहे हैं इस लेवल पे। तो उसको देख के ऐसा लग रहा है कि निफ्टी भी 16,500 की तरफ जानी चाहिए और पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी करीब 36,200 की तरफ जानी चाहिए। जैसे मन्नापुरम फाइनेंस देखेंगे तो 93 के आसपास जस्ट ब्रेकआउट ले रहा है और पॉसिबल है कि ये 98 से 100 की तरफ जा सकता है। अगर आप बैंकिंग में देखेंगे तो एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये दोनों ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सिस बैंक में एक पॉजिटिव मूव आनी चाहिए। तो पूरा बैंकिंग, फाइनेंस और NBFC दोनों में पॉजिटिव मूव है, जो ऐसा लग रहा है कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। फाइनेंस इस दोनों ही इस समय बाजार में मूव के लिए तैयार हैं और ये सारे स्टॉक्स आपको डेज हाई पर आते हुए दिख रहे हैं। आइए एक बिगुल नितिन जी के लिए ही निफ्टी के निशानबाज नितिन मुरार का। बताएं नितिन जी। सर, ये एक्सिस बैंक, इसे मैं सुबह से ही ट्रैक कर रहा हूं और एक्सिस बैंक में हम 700 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 13-13.25 रुपए में मिलेगी। ये आपकी एट द मनी कॉल हो गई क्योंकि अभी 700 के आसपास ही है
और ये 13 रुपये 30 पैसे में मिलती है, जिसके टारगेट आपके 25 रुपए के हो सकते हैं, यानी डबल हो सकती है कॉल, और इसका स्टॉप लॉस होगा 7 रुपए का। अब इसमें डेटा मुझे दो काफी इंपॉर्टेंट डेटा दिखे। वो डेटा में कल अगर आप डिलीवरी का डेटा देखेंगे तो 68% डिलीवरी उठी है वॉल्यूम की, और एवरेज डिलीवरी 50-52% एक्सिस बैंक में होती है। तो कल इसमें डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हुए हैं। एक्सिस आईसीआईसी बैंक में कल काफी अच्छा ब्रेकआउट था, आज एक्सिस बैंक में ब्रेकआउट हो रहा है। और दूसरा है कि वीकली ब्रेकआउट्स हैं, यानी अगर 3-4 वीक का आप देखेंगे तो उसके हाई को ब्रेक कर रहा है, तो इसे हम वीकली ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं। और तीसरा डेटा मुझे दिख रहा है कि ओपन इंटरेस्ट इसमें 5% का आज एडिशन है। तो तीनों पॉजिटिव डेटा दिख रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी की जो लीडरशिप मिलेगी या बैंक निफ्टी में एक्सिस बैंक लीड कर सकता है, और इसके टारगेट 725 तक हो सकते हैं। तो ये जो कॉल ऑप्शन है 13-13.25 की, इसके टारगेट 25 रुपए के होंगे और स्टॉप लॉस 7 रुपए का होगा। ओके, तो ये है आपके लिए 700 की कॉल एक्सिस बैंक पर खरीदारी करने की नितिन जी की तरफ से। थोड़ी देर पहले वागले साहब ने भी फ्यूचर्स में खरीदारी की राय दी थी, 720 के टारगेट्स उन्हें भी दिख रहे थे। तो लार्ज कैप बैंक्स पर रखिए नजर, ये आपको लीडरशिप दिखा रहे हैं इस समय। और एक्सिस के आई थिंक अगले मंडे को भी नतीजे आने वाले, तो नतीजों के लिहाज से भी एक इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड अब बाजार में बिल्ड होते हुए दिख रहा है। इसके साथ ही नजर रखते हैं फेडरल बैंक, ये भी एक अच्छे मोमेंटम में आ रहा है, ब्रेकआउट के कागार पर है। एक बार सुमित जी से पूछा जाए फेडरल बैंक पर उनकी राय। सुमित जी बताएं सर, 105 पर फेडरल बैंक। दिवांशु, फेडरल बैंक के अंदर ब्रेकआउट है, बहुत समय के बाद ये 100 रुपए का लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि इस बार ये स्टॉक 110 रुपए से लेके 115 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में कुछ ही दिनों में दिखा देगा। तो पोजीशंस होल्ड करें, एक अच्छे खासे मल्टीपल रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर आ रहे हैं। 8 से 10 रुपए का मूव जल्दी समझ के चले कि आने वाले दिनों में फेडरल बैंक में देखने को मिलेगा। तो ये है आपके लिए फेडरल बैंक जो अच्छे मूड में दिख रहा है। पीएसयू बास्केट से बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पर भी आपको एक मूव अब बढ़िया दिख रही है। हिमांशु जी से लेते हैं उनका व्यू बैंक ऑफ बड़ौदा पर। हिमांशु जी बताएं सर। दीपांशु जी, मुझे लगता है कि सेटअप काफी पॉजिटिव है यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में। और इवन मैं थोड़ी देर पहले इसका डेरिवेटिव डेटा चेक कर रहा था, तो 110 के स्ट्राइक में एक अच्छी अनवाइंडिंग भी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करके चला जा सकता है। करंट लेवल्स पर भी 115-116 रुपए तक की अपमूव, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 1 से 2 दिनों में आते हुए नजर आ सकती है। और स्टॉप लॉस जो है वो 110 रुपए के नीचे लगाकर चलने की सलाह रहेगी। यह है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी नजर आइए। हिमांशु जी की तरफ से भी एक कॉल है तैयार, बिगुल हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु, देखिए जिस तरह से यहाँ पर फाइनेंशियल एनबीएफसी में खरीदारी देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक हाई बीटा काउंटर में एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड, स्पेशली एज अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो खरीदनी है यहाँ पर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के 100 रुपए के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। करंट लेवल है लगभग 3 रुपए 50 पैसे, 3 रुपए 60 पैसे के। यहाँ पर मुझे लगता है कि 2 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर 5.5 और 7 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए आई बुल हाउसिंग की 100 रुपीज की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। देखिए काफी समय से ये स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखें तो 90-95 रुपए के आसपास काफी समय कंसोलिडेशन दिखाई है। और डेली चार्ट्स में आरएसआई में एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को यहाँ पर मिला है। साथ ही साथ इंट्राडे चार्ट्स में अगर आप देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक स्टॉक हायर हाई हायर लो एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक 104-105 रुपए तक की अपसाइड दिखा सकता है, इसलिए यहाँ पर 100 रुपए के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। तो ये है आपके लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग, जहां पर रखनी है आपको नजर। एक्शन में आ रहा है ये काउंटर भी, और ये भी ट्रिपल डिजिट में आने की तैयारी में है। आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिवांशु, फाइनेंशियल और बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम है, तो मेरे पास जो स्टॉक है उसका भाव चल रहा है 94 रुपीज 10 पैसा। ओवरसोल्ड लेवल से ये स्टॉक अब बाउंस बैक का शुरुआत ही कर रहा है। स्टॉक का नाम है मन्नापुरम। मन्नापुरम में पिछले 5 से 7 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं, और ये स्टॉक बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है, और ये स्टॉक ने पिछले कुछ महीनों के अंदर परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन अब ये यहां से एक बाउंस बैक, एक पुल बैक के संकेत दिखा रहा है। 90 रुपया 91 रुपया ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट होगा, तो 90 के स्टॉप लॉस से मन्नापुरम में यहां पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है मन्नापुरम में 98 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। 98 का लेवल टूटने के बाद 102 रुपए तक के लेवल मन्नापुरम में आने वाले दिनों में ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। मन्नापुरम में यहाँ पे खरीदारी करें, इस हफ्ते के अंदर एक बढ़िया मूव बनेगा 98 से 102 के टारगेट्स के लिए, और नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 90 रुपए 91 रुपए के पास।
है आपके लिए मनापुरम, एक और फाइनेंशियल स्टॉक जो आपके रेडार पर आ रहा है, यहीं पर आप बाजार में तेजी बनते हुए देख रहे हैं और बैंक निफ्टी पर रखिए नजर, ये भी अच्छी मूव दिखा रहा है। इनफैक्ट थोड़ी जल्दी ले लेते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी, क्योंकि बाजार काफी गर्म हो रहा है। बिगुल अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी का। सर बढ़िया मूड में हमारे बाजार, और डाउ फ्यूचर्स से भी सपोर्ट मिल रहा है। 85 अंक ऊपर अब डाउ फ्यूचर्स हैं। शो हमने 50 अंक ऊपर की शुरुआत करी थी। नैस्डैक फ्यूचर्स ½ % ऊपर है। यूरोप क्योंकि कल की गिरावट से पहले ही बंद हो गया था, इसलिए आज यूरोप थोड़ा सुस्त है, ½ % नीचे। बट अदरवाइज एशिया में भी हमने देखा, जापान के बाजार, चीन के बाजार भी काफी ठीक ठाक थे। तो बढ़िया मूड में बाजार। क्या डेटा कह रहा है सर? 35,825। आप सोचेंगे ये कहाँ से नंबर से कैसे क्या शुरुआत कर, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि और इसीलिए मैंने बोला कि आज सेठी साहब के पहले 2:30 बजे के पहले ही ले लीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी भागने के मूड में नजर आ रहा है। और देखते देखते जब मैंने आपको बोला तब से 75 पॉइंट ऑलरेडी बढ़ चुका है। 35,825 ये दिखने की तैयारी में बैंक निफ्टी का स्क्रीन पर 35,825। अब मैं डेटा समझाता हूँ, पहले बैंक निफ्टी समझूंगा फिर निफ्टी समझाऊंगा, क्योंकि जो कल निफ्टी में दिखा था दीप 2:30 बजे, कल आप तो थे नहीं ना जी। अरे उस समय जो डेटा बने थे कल, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक ही स्ट्राइक प्राइस पर 16,200 की स्ट्राइक प्राइस पर निफ्टी में पुट और कॉल दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, और उसके पहले ही 2:30 बजे के पहले 16,225 टिका हुआ। तो साफ दिख रहा था कि ये तेज दौड़ 50-75 पॉइंट ऐसे चुटकियों में मिलेगी भी। और 35,000 पे बैंक निफ्टी पर पुट और कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, तो दिख रहा था ये 200-300 पॉइंट देने की तैयारी में, और वो मिला भी। एग्जैक्टली वैसा डेटा बैंक निफ्टी में आज बन रहा है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। बैंक निफ्टी में जो कल डेटा 35,000 पर बना, वो डेटा आज 35,500 पर बन रहा है। 35,500 के पुट पर 32 लाख शेयर है। कितने? 32। आज जुड़े हैं 27 लाख शेयर। 35,500 के कॉल पर 39 लाख शेयर हैं, 16 लाख आज जुड़े। 32 लाख हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट 37 लाख, लेकिन 35,000 पे बहुत दूर है। तो मैं इसी को एज गुड एज हाईएस्ट मान रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जुड़े भी आज 27 लाख हैं। बड़ा एडिशन 35,500 पे हुआ है। तो पहली चीज तो ये कि आज इस बात की संभावना बहुत कम है, नहीं के बराबर, कि आप 35,500 के नीचे बंद हो। तो आपके नीचे की रिस्क आपको पता चल गई 150 पॉइंट की। ज्यादा से ज्यादा 35,469 की आपको जो प्रीवियस बेस्ट क्लोजिंग मिली थी वहां तक की हो जाएगी, तो 150 पौने 200 पॉइंट से ज्यादा की रिस्क नहीं है। तो नीचे का आपको पता हो गया, क्लियर है। अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर आपका 35,500 के कॉल पर है और पिछले आधे घंटे से आप उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो बचे हुए 1 घंटे में क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? पोजीशंस कटेंगे। क्योंकि आपकी फ्राइडे को अमेरिका में अच्छी तेजी हुई, कल अच्छी मंदी हुई, आज अमेरिका के फ्यूचर सुस्त हैं, जो धीरे धीरे चुस्त हो रहे हैं, तो मजबूती वाला सेशन है, ले लो। 825 दिखने वाला है आज, 750 825 आज के 2 टारगेट हैं, ये साफ साफ दिख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग। और अब एक और चीज बता रहा हूँ दीप, 35,900 के ऊपर जब आप टिके हुए पिछले आधे पौन घंटे से, 90 लाख शेयर बैंक निफ्टी पे कॉल राइटर्स ट्रैप हैं। और 35,600 के ऊपर 1 करोड़ 10 लाख शेयर कॉल। 1 करोड़ 10 लाख सोच लीजिए। और 35,700 के ऊपर निकलेंगे तो 1 करोड़ 25 लाख शेयर भर के आने वाले हैं। करेक्ट। सो आपको शॉर्ट कवरिंग नीचे गिरने नहीं देगी, और ऊपर के लिए डाउ फ्यूचर्स ले जाएगा। ले जाने का काम ऊपर डाउ फ्यूचर करेगा, रोकने का काम आपको शॉर्ट कवरिंग करेगी। समझ गया सर, समझ गया। तो 35,500 तो अब आपको बैंक निफ्टी के लिए तेजी के लिए यहाँ पे ट्रेड करा, इसलिए मैंने जल्दी भी लिया और बैंक निफ्टी भी पहले लिया। यही कॉन्फिडेंस कल का कल आप चाहें तो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, नहीं तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, बाकी सब लोग थे कि बिल्कुल आप बहुत कम ऐसा डेटा दिखता है, क्योंकि अगर कई बार ऐसा होता है हम कंफ्यूज होते हैं, कुछ नहीं कहना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, बोलते ही छोड़ दो, जाने दो, वो डेटा में नजर आता है। जब डेटा क्लियर है तो वो कॉन्फिडेंस साफ आता है। तो पहली चीज ये होगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बैंक निफ्टी 16,300 के ऊपर आप निकल कर टिक गए, निफ्टी 16,300 के ऊपर निकल कर टिक गए, ब्रेकआउट हो गया। 16,300 के पुट पर 60 लाख शेयर हैं, 41 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। 16,300 के कॉल्स पर 75 लाख शेयर हैं, ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल पे है। हाईएस्ट 16,600 पर है, वो भी 75 लाख शेयर है। 16,500 पर है, वो भी 75 लाख शेयर, और 16,300 पर भी 75 लाख शेयर, तो ऑलमोस्ट हाईएस्ट है। सो मेरे लिए 16,300 के ऊपर टिके रह पाना 2:30 बजे के पहले, 3 बजे के पहले, ये अपने आप में बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी का भी ब्रेकआउट हो रहा है। और ये निफ्टी का ब्रेकआउट कम से कम 16,450 एक आध दिन में, और इवेंचुअली 16,600 से 16,700 की रेंज में ले जाएगा। एग्जैक्ट बताऊं मैं आपको, कल मैंने बहुत डेटा निकाले दी, 16,661 से 16,800, 793 का निकलता है। ये 30 मई का हाई है,
ओके 30 उस लेवल पर हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। और बैंक निफ्टी का जो मैं 35,825 बता रहा हूँ, ये 30 मई का है लेवल। 35,825 का इंट्राडे लो था और 36,083 का हाई था, वहाँ तक जाने की क्लोजिंग और इंट्राडे वाला। तो कहीं कहीं बैंक निफ्टी में 35,825 से 36,075 की रेंज में जाकर कहीं रुकेंगे। और निफ्टी में अगर यहाँ से हम आज पार हो गए तो फिर 16,650 से 16,800 की रेंज का लॉजिकल टारगेट बनता है। बीच में छोटा मोटा 16,500 450 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट रहेगी। ये लेवल आपको साफ नजर आ रहे हैं। तो डेटा बहुत मजबूत है। तो बैंक निफ्टी में भी संभावना पूरी कि आज आपको 16,300 के ऊपर की क्लोजिंग मिले और हल्की फुल्की रुकावट 16,400 के आसपास है। तो बढ़िया मूड में ऊपर जाने की देख लो आप, मतलब डेटा बता रहा है सिंपल। तो अगर आखिरी 1 घंटे में थोड़ा नीचे मिले, आपको नीचे में क्या है, नीचे मिलके क्या मिलेगा, 16,275 या 16,250 के आसपास अगर निफ्टी मिलता तो एंट्री करने का मौका होगा। 35,500 के आसपास, 550 475 के आसपास मिले तो बैंक निफ्टी में एंट्री करने का मौका होगा। मुश्किल है, अगर डाउ फ्यूचर ऊपर नीचे हो जाए मिल जाए तो ठीक है। अगर डाउ फ्यूचर इन लेवल पर भी रहा तो आप डे हाई पर बंद होंगे। डे हाई पर, वाह ये बढ़िया प्रेडिक्शन है सर। डेटा मजबूत दिख रहे हैं। थोड़ा नितिन जी से कॉन्फिडेंस बढ़वा लूं, बात करते हैं। नितिन जी, डेटा जितने मजबूत मैं पढ़ रहा हूं आप भी पढ़ रहे हैं कि ये मतलब मैं थोड़े कुछ जरूरत से ज्यादा उत्साहित हो रहा हूं? नहीं सर, बिल्कुल डेटा काफी मजबूत है और डे हाई पे हम लोग क्लोज होना चाहिए। और लीडिंग बैंक निफ्टी से आएगी। और बैंक निफ्टी में अभी तक क्या है, आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक और कोटक बैंक यही 3 चल रहे थे। बट आज एचडीएफसी बैंक भी थोड़ी सुरबुराहट वहां हो रही है, जिसका वेटेज बैंक निफ्टी में करीब 40-50% है। तो अगर एचडीएफसी बैंक थोड़ा भी पार्टिसिपेट करेगा तो बैंक निफ्टी 35,900 आज ही पहुंच सकता है, अभी 35,750 है। तो बिल्कुल डे हाई की तरफ मार्केट बंद होनी चाहिए। और बहुत जल्दी हम लोग 16,450 निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 36,300-400 की तरफ देखेंगे। डेटा एक और ये भी है कि कल निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट हमने देखा था कि कम था, करीब 7-8% कम हुए थे और बैंक निफ्टी में 14-15% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था। तो कल के दिन क्या हुआ था कि निफ्टी में शॉर्ट कट गई थी, शॉर्ट कवरिंग हो गई थी और बैंक निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप हो गया था। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी से मार्केट खिंच रही है, यानी वहां पे लॉन्ग बिल्डअप है और निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग के कारण निफ्टी ऊपर जा रही है। ओवरऑल स्टॉक्स में भी बाइंग है। तो कुल मिला के समरी यही है कि हम लोग 16,450 की तरफ इस वीकली एक्सपायरी में पहुंच जाना चाहिए और बैंक निफ्टी हम 36,200 की तरफ हम पहुंचने चाहिए। तो 36,200 की तरफ बैंक निफ्टी नितिन जी को आते हुए दिख रहा है। 850 की तो अनिल जी 850 की अनिल जी बात कर रहे थे, 725 पर आपको बात करते करते इस समय बैंक निफ्टी आते हुए दिख रहा है। तो लेवल्स बाजार डेफिनेटली उनकी तरफ मूव कर रहा है। और एक ऐसी बढ़िया दमदार कॉल लेकर जय ठक्कर भी है तैयार। सेठी साहब का भी करते हैं स्वागत। उससे पहले कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून जय, बताएं कैसा एक्शन देख रहे हैं आप? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। दीप, डेटा बहुत ही जबरदस्त दिख रहे, इसलिए थोड़ा जल्दी ही ज्वाइंट हो गया। 16,300 का कॉल खरीदे आप निफ्टी पर, जो करीब अभी आपको मिलेगा 101 पर। एग्जैक्टली सुमित जी के लेवल यहाँ पे बन रहे हैं, 101 पे खरीदना है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको 65 रुपए का रहेगा। सो आपका 36 रुपए का एक डाउन साइड रिस्क है। 101 पे खरीदे, 65 रुपए का आपका स्टॉप लॉस। टारगेट दीपांशु जो ऊपर में निकल कर आ रहा है, पहला टारगेट इसका बनेगा 152 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 174। 152 174 ये 2 टारगेट्स के लिए आप खरीदे 16,300 का कॉल ऑप्शन। देखिए हम देख ही रहे थे इतने दिनों से और आज मॉर्निंग में भी हमारी बात हुई। अनिल जी ने भी आज सुबह यही राय दी थी कि आपको डिप्स पे खरीदना है। और हम 16,400 के लेवल्स कॉल्स पे हमारी भी पोजीशन ओपन है। कल भी यही डिस्कस हो रहा था कि मोमेंटम पॉजिटिव है काफी और 16,200 के स्ट्राइक पर आपको एक्शन देखने मिल रहा था और वहां पे तो और भी देखने मिला है। इंपॉर्टेंटली ये हुआ थी कि 16,300 की जो रेंज थी ऊपर की तरफ, विच वॉज हर्डल, वो निकल गई और अब कंफर्टेबली उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है ये लास्ट आवर में। मेरा ये मानना है कि 16,300 के ऊपर का क्लोज आज के लिए होना चाहिए। आई मीन निफ्टी शुडंट क्लोज बिलो 16,300 एंड इवेंचुअली ये 16,500 570 तक के लेवल्स मेरे पोजिशनल पर्सपेक्टिव निफ्टी में बन रहे हैं। सो यहां से अगर आप देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड काफी पॉजिटिव है बुल्स के लिए, इसीलिए 16,300 का कॉल रेकमेंड किया।
तो 16 का कॉल निफ्टी का खरीदना है जय की तरफ से भी, तो पॉजिटिविटी और मोमेंटम बाजार में डेफिनेटली इस समय बन रहा है। और आइए सही वक्त है फिर करने का स्वागत सेठी साहब का, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। गुड आफ्टरनून सेठी साहब, बताएं सर आपके रेडार पर क्या आ रहा है इस समय? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, दो स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की है, बिकॉज निफ्टी के लेवल पे तो कोई बहुत ज्यादा मतलब 50-60 पॉइंट निफ्टी जरूर ऊपर दिख रहा है, बट असली एक्शन जो है वो आज मिड कैप स्मॉल कैप में दिखाई दे रहा है, तो वहां से दो पिक्स है। तो ये है आपके लिए दो बढ़िया कैश कॉल सेठी साहब की तरफ से, बताएं सर फिर। जो दीपांशु आज का पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है एपीएल अपोलो ट्यूब्स, जो कि अभी 909-910 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है। ये भारत की एक लीडिंग स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स बनाने वाली कंपनी है, जिसके 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और इस सेगमेंट में नियर मोनोपोली है। 55% का इनका मार्केट शेयर है। और ये जो स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स है, ये काम आती है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स, वेयर हाउसिंग, सोलर प्लांट्स, जहां से जबरदस्त डिमांड देखी जा रही है। फिर इस कंपनी ने हाल ही में एक रायपुर में एक नया प्लांट लगाया है जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए है, जैसे इनके कलर कोटेड प्रोडक्ट्स है, हेवी स्ट्रक्चरल ट्यूब्स है, जिनमें मार्जिन और बढ़ने वाले हैं इनके। और ये प्लांट मार्च 2022 में पार्शियली चालू हुआ, सितंबर 2022 में फुल्ली चालू हो जाएगा, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसके परफॉर्मेंस में आने वाला है। फिर कंपनी का एक जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 800 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 50,000 रिटेलर्स, और इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन को अपने मजबूत करने के लिए जो साउथ की शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स है, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, उसमें भी हाल ही में 180 करोड़ रुपया इन्फ्यूज किया है। 75 करोड़ ऑलरेडी डाल दिया, 4% स्टेक लिया और बाकी 110 करोड़ का वारंट्स दिए हैं, जो कि अल्टीमेटली इनकी स्टेक हो जाएगी उसमें 10%। तो ये 10% स्टेक लेने के पीछे मतलब भी यही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उस पर भी कंट्रोल रहे, और इसके कारण से उनको साउथ में प्राइसिंग पे भी एक लीवे है, ये अपनी तरह से प्राइसिंग कर सकते हैं। फिर इनका एक आलीशान ऐप भी इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंतर्गत इन्होंने 40,000 से ज्यादा फैब्रिकेटर्स को कनेक्ट किया है। तो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा कर रही है और फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 29%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34%, ये Q4 के बता रहा हूँ। मार्च क्वार्टर में भी बहुत ही दमदार नतीजे थे, 176 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल 134 करोड़ का पैट था। और इस कंपनी के इस क्वार्टर के नतीजे मुझे लगता है बहुत ही दमदार होंगे, बिकॉज इनका जो मेजर कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो स्टील है। तो इनके जो स्टील के दामों के जो गिरावट आई है उसका एक बड़ा फायदा इन तरह की कंपनियों को होगा। तो मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही शॉर्ट टर्म में कमाल कर सकता है। तो इसमें मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट है 950 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 895 रुपए का। ओके, तो 950 के टारगेट, 895 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करके चलनी है एपीएल अपोलो। ये है सेठी साहब की पहली पिक। बताएं सर आपके दूसरा कॉल। सर दूसरा स्टॉक दीपांशु आज का है वो है कावेरी सीड्स, जो कि अभी 505 के लेवल पे ट्रेड करती है। ये भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रॉप सीड्स मैन्युफैक्चरर है, जो कि मेज, पेडी, फिर आपके कॉटन, सनफ्लावर, इन सब के लिए सीड्स बनाती है। 22 से ज्यादा स्टेट्स में प्रेजेंट है, 7 प्लांट्स है, 40,000 से ज्यादा रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स है अक्रॉस द कंट्री। फिर एक्सपोर्ट करती है बांग्लादेश, इजिप्ट, म्यांमार, नेपाल, वियतनाम। ये भी एक बहुत ही दमदार कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। बुक वैल्यू अराउंड 220, तो अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 2.3 टाइम्स। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी के नॉर्मली 25 to 30%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, एक जीरो डेट कंपनी, वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत ही सस्ता है। 14 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि इसके पीयर्स अराउंड 32 के मल्टीपल्स पे ट्रेड करते हैं। और हाल ही में मतलब मार्च 2022 में इन्होंने अपना बाईबैक कंप्लीट किया है, 120 करोड़ का बाईबैक किया, जो 850 के भाव पे बाईबैक किया हुआ है। और आज ये स्टॉक 504, 505 के लेवल पे ट्रेड करता है। और जिस तरह से बाकी के एग्री स्टॉक्स, चाहे एग्री केमिकल्स है, फर्टिलाइजर्स है, सीड्स वाली कंपनियां परफॉर्म कर रही है, मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, 530 का टारगेट है, 490 का स्टॉप लॉस। ओके, 530 का टारगेट कावेरी सीड, इस पर करके चले खरीदारी, और साथ ही 950 के टारगेट के लिए एपीएल अपोलो। तो दो बेहतरीन कैश कॉल्स सेठी साहब की तरफ से जहां पर रखनी है नजर। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय और कॉल्स देने के लिए। आइए, नतीजों का है वक्त और कई सारे नतीजे आने वाले हैं जहां पर हमारी नजर भी बनी हुई है। अरमान भी है हमारे साथ बताने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सीमेंट के नतीजे जहां पर बाजार की नजर है। अरमान बताएं क्या है एक्सपेक्टेशन अंबुजा के नतीजों से? देखिए, अंबुजा सीमेंट में एक तो मिक्स सेट ऑफ दिखेगा, जो सीमेंट के लिए जो आपने पहले भी नतीजे आते हुए देखे, मार्जिन्स पर आपको कट दिखेगा।
हालांकि जो इनके आय है, आय में हमारा जो अनुमान है वो 15% की बढ़ोतरी है। उसका रीज़न ये है कि जो इनकी वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स में हम 12 से 14% का बढ़ोतरी देख रहे हैं। उसी कारण जो आय है वहाँ पर 15% की बढ़ोतरी है। साथ ही जैसा कि पहले भी हुआ था, जो फ्यूल कॉस्ट जो अच्छी खासी बड़ी है और वो ये पास ऑन नहीं कर पाए हैं, उसके कारण आपको मार्जिन्स पर कट दिखेगा। और मार्जिन्स जो हमारा अनुमान है वो 28.5% से घट कर 20.8% आते हुए दिखेंगे। हालांकि एक चीज़ देखना अच्छी सही होगा, उसमें जो मुनाफा है, मुनाफे में आपको मार्जिन्स घटने के बावजूद भी बढ़ोतरी दिखेगी। उसका रीज़न ये है कि इनकी अदर इनकम है, जो एसीसी ने स्पेशल डिविडेंड दिया था, उसके चलते अदर इनकम में अच्छा खासा उछाल आता हुआ दिखेगा। 161 करोड़ से बढ़कर वो 573 करोड़ पर आने का अनुमान है। उसी के चलते मुनाफे में लगभग 13% की बढ़ोतरी दिखेगी। तो ओवरऑल देखेंगे, ऑपरेशनली अगर देखेंगे, मार्जिन्स पर अच्छा खासा कट दिखने वाला है, पर रेवेन्यू में रियलाइजेशन तो फ्लैट ही रहेगी लगभग, पर वॉल्यूम के चलते थोड़ी बढ़ोतरी है और मुनाफे में अदर इनकम के चलते आपको उछाल दिखने को मिलेगा। तो ये है आपके लिए अंबुजा सीमेंट जहां पर रखनी है आपको नजर। आइए विजय चोपड़ा साहब भी हमारे साथ तैयार हैं, और चोपड़ा साहब, बाजार पर भी आपकी राय लेनी है और कई सारे स्टॉक्स की भी बात करनी है। अंबुजा से ही करते हैं शुरुआत, क्योंकि इसके आने वाले नतीजे। सर, कुछ फायरवर्क्स एक्सपेक्ट करें? थोड़ा बहुत मैं टेक्निकल चार्ट्स भी देखता हूं, मुझे लगता है कि इसमें अभी एक गोल्डन क्रॉस बनने वाला है, और जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं वो पिछले क्वार्टर के हैं। ये चीज़ आपको समझनी होगी, मार्केट हमेशा आगे की बात करता है और आगे आने वाली तिमाही बहुत अच्छी नज़र आ रही है। उसके कुछ कारण हैं कि देखिए, जो स्टील कॉस्ट बढ़ गई थी, सीमेंट कॉस्ट भी बढ़ी हुई थी, तो उसके चलते हुए भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रुक गई थी, काफ़ी जो बिल्डर्स हैं उन्होंने काम रोक दिया था, काफ़ी जो मुझे लगता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में काम हो रहा था वो बरसातों में वैसे ही कम हो जाता है। तो आने वाली तिमाही जो पोस्ट मानसून है अगस्त के बाद, मुझे लगता है सीमेंट का, स्टील का ऑफटेक बहुत अच्छा होगा। तो इसमें जो बेस्ट पिक है, नो डाउट मुझे अंबुजा सीमेंट लगता है, और अंबुजा सीमेंट हर तरीके से सक्षम है कि ये दोबारा से आपको ये 440-450 का भाव भी दिखे। तो फायरवर्क्स का तो पता नहीं, मगर निश्चित रूप से धीरे धीरे ये ऊपर आता रहेगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आएंगे आने वाले तिमाहियों में, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट वर्स्ट इज ओवर, ऑलमोस्ट। अगर कोई और शॉकर नहीं आया तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड इश्यूज थे, जो कोल से रिलेटेड इश्यूज थे, कि जनरली जो सीमेंट प्लांट्स कोल बहुत इस्तेमाल करते हैं और कोल के प्राइसेस काफ़ी भाग गए थे ऊपर, और अभी ग्लोबली हम देख रहे हैं कि वो सॉफ्टन हो रहे हैं, काफ़ी नीचे आ चुके हैं। तो कोल की अवेलेबिलिटी, कोल के प्राइसेस और बाकी जो इंडस्ट्री का ऑफटेक है, वो सारी की सारी चीज़ें सीमेंट को सपोर्ट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा। और अंबुजा खास करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसको लिया जा सकता है 440-450 के टारगेट के लिए। अंबुजा इन पर्टिकुलर पसंद भी है चोपड़ा साहब को, चार्ट्स भी अच्छे लग रहे हैं, नतीजे भी आने वाले हैं, तो वहां पर आपको एक्शन बनते हुए देख सकता है, रखिएगा इसका नजर। इनफैक्ट सीमेंट की बात करें तो रैमको सीमेंट, इस पर भी एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। इस चार्ट को भी अपने रेडार पर रखें। अभी थोड़ी देर पहले एक अच्छा स्पाइक इस पर भी आपको बनते हुए दिख रहा था। आइए चलते हैं सुमित जी के पास और लेते हैं उनकी कॉल। सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। का स्टॉक रडार पे आया, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 747.50। स्टॉक का नाम है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में एक बाइंग का मोमेंटम बन रहा है। 200 डीएमए लेवल्स आज ये स्टॉक तोड़ रहा है और पिछले 5 से 6 दिनों के हाई लेवल पे स्टॉक अभी आ चुका है। मेरे को लग रहा है कि इस हफ्ते में अदानी पोर्ट के अंदर यहां से एक बढ़िया ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 734, 735 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो अदानी पोर्ट के अंदर 734 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 760 रुपए का पहला टारगेट है। 760 रुपए का टारगेट अचीव होने के बाद ये रैली एक्सटेंड होगी और 770 रुपीज तक ये रैली देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे खरीदारी करें। 734 का स्टॉप लॉस, 760 से लेके 770 रुपए तक के टारगेट इसी हफ्ते में अदानी पोर्ट में देखने को मिलने चाहिए। पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और कुछ और स्टॉक्स भी रेडार पर हैं। अदानी पोर्ट्स, इस पर रखिए आप नजर। ये काउंटर भी तेजी के लिए हो रहा है तैयार। इस बीच वागले साहब ने अभी थोड़ी देर पहले आरबीएल बैंक पर खरीदारी की राय दी थी। जरा इसको फिर से पुल अप करिए। 89 के लेवल्स पर वागले साहब ने खरीदारी की राय दी थी। 92 इस समय क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो करीब करीब आधे घंटे में 3 रुपए की मूव आपने आरबीएल बैंक पर आती हुई देख ली है। इस समय 3% की मूव वागले साहब के रिकमेंडेड प्राइस से ये स्टॉक भी इस समय दिखा रहा है। हालांकि थोड़े बड़े टारगेट्स हैं वागले साहब के, ट्रिपल डिजिट की तरफ भी जा सकता है, बट एक अच्छी मूव आरबीएल बैंक पर आपको बनती हुई दिख रही है। 2:45 बजे करते हैं स्वागत भसीन साहब का, भसीन के हसीन शेयर्स। स्वागत है भसीन साहब, गुड आफ्टरनून। कल की तेजी के बाद बाजार अब और बढ़िया मूड में इस समय आते हुए दिख रहा है। सर बताएं, आप कैसे देख रहे हैं इस समय बाजार के एक्शन?
गुड आफ्टरनून दीपांशु। 16,500 पहले आएगा। आज तो आधा घंटा है, कल आ जाएगा आपको, कल या परसों जरूर। 16,500 16,800 मार्केट जाएगी। और बैंक निफ्टी मुझे पक्का है 37,000 जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है कि द डॉलर हैज टॉप्ड आउट। और डॉलर वीकनेस का, डॉलर जो टॉप आउट होता है मेटल्स के लिए बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी बोला आईटी एंड मेटल्स आर गोइंग टू बी द डार्क हॉर्सेस ऑफ जुलाई। आईटी हैज आउट परफॉर्म, नाउ इट्स द टाइम ऑफ मेटल। तो अब मैं आपको अपडेट भी दे दूं, परसिस्टेंट, चोला, ओरेकल फाइनेंस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, इंडिया सीमेंट सब आउट परफॉर्म है। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। भसीन साहब प्लीज बताएं सर। तो लीजिए जिंदल स्टील। जिंदल स्टील के नंबर्स बहुत रोबस्ट हैं, 1 साल में डेट फ्री एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट ट्रेड्स बिलो बुक वैल्यू। 370 रुपए की बुक वैल्यू है। कब आपको मिलेगा जिंदल स्टील के नंबर्स और डेट रिडक्शन मींस ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ का डेट उसने 1.5 साल में उतार दिया। इट्स अ ग्रोथ स्टॉक। 348 में लीजिए, 338 का स्टॉप लॉस, 380 का टारगेट, 375 to 380। नाउ मेटल्स विल मूव लाइक रॉकेट। Second, Hindustan Copper, again trading well below book, and the numbers this time will be extremely good. This is the only copper smelter we have in India and in Pan Asia. 91.50 में लीजिए, keep a stop loss of 88. This is headed to 98 to 100. And third pick should be IEX. Abundant in the country, power and power की जो outage है वो खत्म हो गई। तो REC, the CERC is going to relax the cap. 164 रुपए में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 158 जो प्रीवियस हाई था। दिस इज हेडेड टू 178। 178 विल कम लाइक लाइटनिंग इन IEX। ओके, तो 3 बेहतरीन पिक्स भसीन साहब की तरफ से। 2 मेटल स्पेस से GSPL और हिंदुस्तान कॉपर दोनों में करी खरीदारी। GSPL 375 380 का टारगेट, हिंदुस्तान कॉपर 98 और 100 का टारगेट, और साथ ही IEX यहां पर भी आपको रखनी है नजर, 178 के टारगेट्स के लिए कर सकते हैं खरीदारी। तो बढ़िया गेंस इन सभी काउंटर्स में आपको दिख सकती हैं भसीन साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी रिकमेंडेशन शेयर करने के लिए। मेटल्स में भसीन साहब को तेजी दिख रही है, बट आज के स्टार डेफिनेटली अक्रॉस द बोर्ड बैंकिंग और फाइनेंशियल्स नेम्स हैं। चोपड़ा साहब, आप भी एक और बड़ा ब्रेकआउट देख रहे हैं फाइनेंशियल स्पेस में, पूरे फाइनेंशियल से पार्टिसिपेशन। और इस हफ्ते तो कुछ बड़े बैंक्स के नंबर आएंगे, ICICI, कोटक, इंडसइंड उस लिस्ट में शामिल भी हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या थी दीप, मुझे लगता है वो थी इन्फ्लेशन। जब हाई इन्फ्लेशन होती है तो ये डर रहता है कि इंटरेस्ट रेट्स बार बार बढ़ाए जाएंगे। हालांकि अभी हमने देखा काफ़ी स्टीप बढ़ाया RBI ने, और मुझे लगता है कि 1 से 2 और ज़्यादा इसमें अभी रिविजन आएगा और अपवर्डली रिवाइज किया जाएगा, मगर वो 1 से 2 से ज़्यादा मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है। उसका कारण ये है कि क्रूड हमने देखा करीब करीब 130 से लगभग $100 के आसपास अब सेटल हो रहा है। जो फूड इन्फ्लेशन है वो काफ़ी हद तक सॉफ्टन हो चुकी है, और बाकी चीज़ों में भी मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी को इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखा जा रहा है, क्योंकि हम लोग आदी भी रहे हैं इस तरह के 5-6-7 की इन्फ्लेशन के, और उन लोगों को आदत नहीं है इस तरह की इन्फ्लेशन, उन्होंने देखी नहीं है, दशकों में नहीं देखी, पिछले 40-50 सालों में नहीं देखी। तो जिस तरीके से एडवांस टैक्स नंबर्स आ रहे हैं, जिस तरीके से हम कंपनीज में ग्रोथ देख रहे हैं, तो ये इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो नीचे आएगा। मेटल्स में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फूड में देख चुके हैं, खाद्यान्न में देख चुके हैं, जो एडिबल ऑयल है उसमें देख चुके हैं, और अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से मलेशिया ने भी पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो कर्ब्स हटाए हैं, तो आने वाले समय में दोबारा से हो सकता है आपको रिफाइंड ऑयल वही 120-130 के स्तर में दिखे। तो बहुत ही अच्छी बात है, जो FMCG कंपनीज अच्छा करेंगे। अच्छा मॉनसून हुआ है और इनपुट कॉस्ट्स कम हो गई हैं काफ़ी कंपनीज की, तो आने वाली जो 1 से 2 तिमाही अच्छी दिखनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का एक फॉरवर्ड एक्शन हमें देखने को मिल रहा है बैंक्स में, कि अगर इंटरेस्ट रेट्स उतने तेज़ी से नहीं बढ़ाए जाएंगे तो डिफ़ॉल्ट्स कम होंगे। तो इसलिए मुझे भी लगता है कि अब बैंकिंग में तेज़ी बननी चाहिए। तो टॉप रंग बैंक्स के साथ रहिए। मुझे ICICI सबसे स्ट्रॉन्ग लगता है, ICICI बैंक बहुत अच्छा है, कोटक बैंक भी बहुत अच्छा है, कोटक में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, फॉलोड बाय HDFC। और अगर आप सरकारी क्षेत्र की बात करें तो मेरी जो पहली 2 पिक्स हैं वो हैं SBI और कैनरा बैंक। ये दोनों बैंक्स बहुत ही स्ट्रांग लगते हैं, SBI और कैनरा, और इसमें खरीदारी करी जा सकती है। इन बैंकिंग स्टॉक्स में कम से कम भी मुझे लगता है 10 से 15% की तेज़ी आने वाले दिनों में बनेगी। तो अच्छा लगता है बैंकिंग स्पेस और फाइनेंशियल स्पेस।
बिल्कुल, बैंकिंग फाइनेंशियल दोनों ही बढ़िया लग रहे हैं और आईसीआईसीआई कोटक इन पर रखनी है नजर। नतीजे भी इनके आने वाले हैं, यहाँ पर भी आपको करना है फोकस है। कुछ और कॉल्स पर जो आ रही हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से, आइए एक बिगुल हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु जी, देखिए शो की शुरुआत में ही मैंने सबसे पहला कॉल दिया था फेडरल बैंक का। क्लियर कट एक आउट परफॉर्मर मुझे वो दिखता है और अच्छा ब्रेकआउट उसने लीड किया। उसके बाद अनिल जी ने भी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी डिस्कस करी और वहां पर भी मैं एक अपना पॉइंटर रखना चाहूंगा। उससे पहले मैं अपनी एक स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लूं। खरीदना है 220 के स्ट्राइक का कैनरा बैंक का कॉल ऑप्शन, 6.5 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। 4.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 10 रुपए का पहला टारगेट, 12.5 रुपए का दूसरा टारगेट, कैनरा बैंक के 220 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। देखिए दीपांशु, कैनरा बैंक में एक गिरावट के दौर पे एक हेड एंड शोल्डर टॉप बना था और उसकी नेकलाइन थी लगभग 218-220 रुपए के आसपास, जिसको प्रीवियस स्विंग में भी कैनरा बैंक ने ब्रीच करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला। आज दोबारा से वो स्टॉक लोअर लेवल से सपोर्ट टेस्ट करने के बाद उस रेजिस्टेंस को पार कर रहा है, जिसका मायना यह है कि जो भी बियरिशनेस थी इसमें शॉर्ट टर्म में वो इसको नेगेट करता हुआ नजर आ रहा है। और यहां से जो इंपॉर्टेंट चार्ट पर अगला लक्ष्य पड़ाव पड़ता है वो 245 रुपए का है। मुझे लगता है कैनरा बैंक में यहां से एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलती है जैसे ही स्टॉक 220 के ऊपर चलेगा, और ना केवल 245 रुपए के टारगेट्स मीडियम टर्म में आते हुए नजर आएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रनअप यहां पर देखने को मिल सकता है, जहां पर ये स्टॉक 230 रुपए तक की रैली दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो इसलिए 220 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह दी है, जिसमें 10 और 12, 12.5 रुपए तक के भी टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। अब दीपांशु जी, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर का मैं जिक्र करना चाहता था वो ये था कि अपना 35,600 के ऊपर अगर जैसे ही निफ्टी बैंक आज निकला है, तो फरवरी मंथ से जो एंकर्ड वीवैप थी उसके ऊपर निफ्टी बैंक निकलते हुए नजर आ रहा है, जो कि एक लास्ट हर्डल थी इस करेक्शन की, जो यहां से बाजार में गिरता हुआ नजर आ रहा था। और इसके ऊपर की क्लोजिंग अगर देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं 36,000, 36,400 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ निफ्टी बैंक में कल भी 11% का ओआई एडिशन देखने को मिला था और आज भी लगभग 8, 8.5% का ओआई एडिशन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहां से फर्दर फ्रेश ब्रेकआउट देखने को निफ्टी बैंक में मिल सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि बैंक्स को मिस नहीं करना है और यहां पर गिरावट पे खरीदारी जरूर करके चलने की सलाह है। आपके लिए कैनरा बैंक और बाकी बैंक्स पर भी बड़ा भरोसा आपको आते हुए दिख रहा है। और इस वक्त बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 750 का पहला टारगेट, जो अभी 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी में अनिल जी लेवल्स की बात कर रहे थे, एग्जैक्ट 750 के लेवल पर अनिल जी आ गया। तो टारगेट हिट इस समय 825 नेक्स्ट टारगेट है, जिसके लिए आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। बंद देहाई पर होगा, अब देहाई वाली 750 हो या 825 होगा बंद देहाई पर, ये बात। हाँ, डेटा दिख रहे हैं दीप, इसमें आप और हम क्या करेंगे, जो डेटा दिख रहे हैं और स्ट्रॉन्ग डेटा है, तो कम से कम आज तो नहीं गिरेगा, कल की कल जाने में। तो आप देखिए बढ़िया मजबूती के साथ चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल। ओके, आइए बढ़ते आगे। सेबी की इलिक्विड ऑप्शंस के सेटलमेंट के लिए नई स्कीम लाने की है तैयारी, और इसी एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, बताइए क्या है एक्शन प्लान सेबी की तरफ से इलिक्विड ऑप्शंस पर? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि सेबी एक बार फिर इलिक्विड ऑप्शंस के लिए सेटलमेंट प्लान लेकर आने की पर विचार कर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने सेबी सेटलमेंट प्लान जो है वो रोल आउट कर सकता है बाज़ार के अंदर। पिछले साल भी सेबी लेकर आया था, लेकिन 2021 के अंदर ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। केवल 1100 एंटिटीज़ ने ही इसका फ़ायदा उठाया था, बल्कि कुल एंटिटीज़ जो हैं वो 14,000 से ऊपर हैं। इसका फेल होने का रीज़न भी ये था क्योंकि जो सेटलमेंट के जो प्राइसेस थे वो काफ़ी हाई थे। 5 लाख से 42 लाख रुपए तक के सेटलमेंट प्राइसेस रखे गए थे, जिसको एंटिटीज़ ने ऑप्ट नहीं किया था। लेकिन अब सेबी इस जो बहुत ज़्यादा केसेस होने की वजह से सेबी का कामकाज भी इससे प्रभावित हो रहा है, इसलिए सेबी चाहता है कि इसको एक बार वन टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए और एक और ऑप्शन एंटिटीज़ को दिया जाए कि वो एक वन टाइम सेटलमेंट में आए और अपने केसेस यहाँ पे सेटल कर लें। तो उसके लिए वो विचार कर रहा है और हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि अगले महीने 15 अगस्त के बाद ये रोल आउट होगा और इस बार जो सेटलमेंट प्राइस होगा वो भी पिछले साल के मुकाबले कम होगा और 3 कैटेगरीज के अंदर सेटलमेंट प्राइस को रखा जाएगा। तो ये 14,400 एंटिटीज़ के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, एक राहत की खबर हो सकती है। और सेबी के लिए राहत की खबर इसलिए होगी क्योंकि 14,400 एंटिटीज़ को
के केस को सेटल करना सेबी के लिए भी एक मुश्किल का काम है। एक पूरा डिपार्टमेंट इसके लिए लगा हुआ है, तो उसमें उनको राहत मिलेगी। ये है आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो आपके लिए आती दिख रही है। पहले ये सेटलमेंट स्कीम 21 में आई थी, बाद में बंद हो गई, अब फिर से आने की तैयारी में। तरुण कहाँ से लिंक कर रहे हैं? पार्लियामेंट के बाहर से? कहाँ पर हैं इस वक्त? दिल्ली में? बिल्कुल सर, मैं विजय चौक से लाइव कर रहा हूँ और आज बहुत दिनों बाद दिल्ली के अंदर गर्मी से राहत मिली है सर। हाँ बिल्कुल, और मौसम भी काफी अच्छा दिख रहा है। बड़े दिनों बाद दिल्ली का मौसम मुंबई जैसा नजर आ रहा है सर, हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब वॉच डॉग पर स्टोरी कर रहे हैं तो पूरा सहारा डॉग्स भी पूरा सपोर्ट डॉग्स का पीछे से तरुण को मिलता हुआ दिख रहा है। तरुण लोकेशन बड़ी, अच्छा तरुण नहीं गायब हो गए, लोकेशन बड़ी ढूंढ के निकाली है एकदम परफेक्ट। बिल्कुल, बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा कमाल का था। तरुण प्लान किया था पहले या ऐसे हो गया अचानक? नहीं चलिए, जोर से बारिश आ गई सर, बारिश काफी होती दिख रही, कनेक्टिविटी के इश्यूज है, लेकिन चलिए बढ़िया है, बाजार मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। डे हाई पर 150 पॉइंट ऊपर हो चुके डाउ फ्यूचर्स। बिल्कुल सर, तो बढ़िया मोमेंटम है। डाउ फ्यूचर्स को आपने कहा था ऊपर जाने के लिए डाउ फ्यूचर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, नीचे नहीं जाने देगी शॉर्ट कवरिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन डेज हाई पर बाजार आपको दिख रहे हैं। आज वैसे अगर आप एफएमसीजी की बात करें तो सपोर्ट नहीं दे रहा है, बट अच्छी खबर बन रही है। साहब अभी इसके बारे में बात भी कर रहे थे, कैसे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कम हो रहे हैं, मार्जिन्स को सुधार मिलेगा, और अब देखिए एफएमसीजी इंडेक्स रिकवर भी आपको होते हुए दिख रहा है, तो सपोर्ट वहां से भी आ रहा है। कुछ और ट्रिगर्स बन रहे हैं एफएमसीजी के लिए, और वो है आपके लिए अगेन एग्री कमोडिटी स्पेस से। आइए समझते हैं इनके बारे में नेहा के साथ। नेहा बताइए क्या ट्रिगर बन रहा है? देखिए, अच्छी खबर एफएमसीजी स्पेस के लिए दीप निकल कर आ रही है, और वो ये कि खाने के तेल की कीमतें जो हाल फिलहाल में हमने काफी सस्ती होते हुए देखी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी, हमारे मार्केट में भी सरकार ने पूरा जोर लगा दिया कि खाने के तेल की कीमतें सस्ती हो, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट से अब एक बड़ी डेवलपमेंट आती हुई दिख रही है। एक नहीं, इनफैक्ट 2-3 पैरामीटर्स पे डेवलपमेंट आती दिख रही है जो इस तरफ इशारा कर रही है कि खाने के तेल और प्राइमरीली पाम तेल की यहां से कुछ भी नहीं तो कम से कम 20 से 25% और सस्ती हो सकती हैं। जी हाँ, कुछ जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, पहला तो ये इंडोनेशिया जो कि दुनिया के सबसे बड़े पाम उत्पादक और एक्सपोर्टरों में से आ जाता है, वहां पर B35 बायो डीजल मैंडेट, इसका रोल आउट होना था कल से, यानी 20 जुलाई से। क्विकली बता दूं, B35 बायो डीजल का मतलब है कि फ्यूल में 35% पाम तेल का कॉम्पोनेंट, तो ये अभी वहां पर B30 बायोफ्यूल मैंडेट है, इसको बढ़ाकर B35 करना था और इवेंचुअली B40 तक लेके जाने की बात थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण अब इसके रोल आउट को जो कल होने वाला था उसे टाल दिया गया है। तो इंडोनेशिया में, मलेशिया में, क्योंकि पाम तेल के सीजन की शुरुआत हो चुकी है, जुलाई से जून के बीच में होता है ये, और इतना ज्यादा प्रेशर है वहां प्रोडक्शन का, इन्वेंट्री का, कि माना जा रहा था कि ये मैंडेट एक बार लागू हो जाएगा तो थोड़ा सा सप्लाई का जो प्रेशर है वो घटेगा, लेकिन वो घटता नहीं दिख रहा। दूसरी बड़ी खबर ये आई है कि मलेशिया की जो कमोडिटीज मंत्री हैं, उन्होंने खुद माना है कि चीन जो कि दुनिया के दूसरे बड़े पाम तेल खरीदारों में से, इंपोर्टरों में से आ जाता है, उनकी तरफ से पाम तेल की डिमांड ठंडी रहने वाली है। 2022 की पहली छमाही में उनकी तरफ से जो इंपोर्ट्स हैं 24-25% घटे हैं, और उनको लगता है कि ये जो सेकंड छमाही भी है इसमें कोई बहुत इंप्रूवमेंट या अच्छी डिमांड आती हुई दिखाई नहीं देगी। और तीसरा बड़ा डेवलपमेंट जिसके बाद में पाम तेल की कीमतें एकाएक सुबह से अब तक टैंक करते हुए देखी हैं मलेशियन मार्केट में, वो ये कि दुनिया के जाने माने तेल के एक्सपर्ट गोदरेज इंटरनेशनल लिमिटेड के जो दोराब मिस्त्री साहब है, कई बार जी बिजनेस पे हम उनके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि मौजूदा स्तरों से पाम तेल की कीमतों में 20% तक का करेक्शन सितंबर तक देखने को मिलेगा, यानी कि पाम तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3000 रिंगिट प्रति टन या उसके नीचे जा सकते हैं। और दीपांशु, एक चीज और, चंद मिनट पहले एक और डेवलपमेंट हुआ है, मलेशिया ने अपने रेफरेंस रेट में 22% की कटौती की है अगस्त के एक्सपोर्ट प्राइस के फ्रंट पे। तो रेफरेंस प्राइस पहले 67-52 रिंगिट का था, उसको घटाकर अब 52-50 रिंगिट पर ले आए हैं। बिल्कुल, तो काफी बड़ी गिरावट हो गई है। कई जगह तो आप कह रही 50% ऑलरेडी दाम, हाँ, इनफैक्ट साल भर के लोस पर हैं पाम तेल की कीमतें, और अपने हाई से 2 महीने के टाइम फ्रेम में ही 50% की कटौती ऑलरेडी आ चुकी है, और 20 से 25% और 20-25% अगले 6 हफ्तों में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो एफएमसीजी कंपनीज के लिए बड़ी राहत की बात है, और आप देख भी रहे हैं मूव भी आ रहा है। HUL अभी नतीजे इसके आज
आने ही वाले हो। नतीजों से पहले देखिए स्टॉक में एक मूवमेंट शुरू हो रहा है, डेज हाई पर HUL आ रहा है, ब्रिटानिया इस समय थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा है, इमामी में एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है, गोदरेज कंज्यूमर भी थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है। आज लीडरशिप नहीं है FMCG की, फार अवे है वहां से, बट निचले स्तरों से एटलीस्ट थोड़ी रिकवरी आपको FMCG में दिख रही है। एक बार HUL के चार्ट पर टच कर लेते हैं क्योंकि नतीजे भी इसके आने वाले हैं। हिमांशु जी, चार्ट्स पर कैसा लगता है सर HUL? बिल्कुल दीपांशु, देखिए HUL में पिछले 2-3 दिन पहले एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया था जब स्टॉक ने कंसोलिडेशन के जोन को निकाला था 2500 के ऊपर, और मैंने इसमें खरीदारी की राय दी थी 2600 के टारगेट्स के लिए। मुझे लगता है नंबर से पहले स्टॉक ने अपना एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 2600 का, उसको टेस्ट कर लिया है। तो मुझे लगता है कि नंबर्स के बाद अगर ये स्टॉक वापस से 2600-2620 के ऊपर टिकता है तो यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। और अगर ऐसा होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक एक अच्छी जबरदस्त तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा मीडियम टर्म में, जहां पर 2720-2750 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेश खरीदारी की राय दीपांशु मुझे लगता है कि 2600 के ऊपर करने की ही सलाह रहेगी। डाउन साइड में मुझे लगता है कि अच्छा सपोर्ट है, अगर किसी वजह से रिजल्ट के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो 2450-2460 एक अच्छा इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन है आपके लिए। HUL ये भी इस समय एक्शन में आते हुए दिख रहा है, 16350 पर निफ्टी भी आपको दिख रहा है। तो चलिए, अब थोड़ा FMCG का भी सपोर्ट है, अक्रॉस द बोर्ड तो नहीं है, बट हाँ हल्का हल्का सपोर्ट FMCG की तरफ से भी बाजार को मिलते हुए दिख रहा है। IDFC लिमिटेड ये भी अब थोड़ा थोड़ा एक्शन करने आ रहा है, तो एक एक करके थी खरीदारी की शायद, मेरे ख्याल से कुणाल जी राकेश जी बड़े बुलिश हो रहे थे जहां तक मुझे ख्याल है। IDFC सेठी साहब ने दिया था, कुणाल जी राकेश जी ने उनसे धन्यवाद लिया था। कुणाल जी राकेश जी, आपका IDFC कमाल करता हुआ दिख रहा है। जी देखिए, कल हमने श्रीराम ट्रांसपोर्ट अच्छा, अच्छी बात बोले दोनों साथ में, नहीं तो दोनों चुप रहते हो, पहले कौन बोले तारीफ की तो दोनों साथ में बोले, किसी का इंतजार नहीं कर रहे कि ओवर टू कुणाल जी या ओवर टू बंसल जी। ठीक है, मैं डिसाइड करता हूँ जी। बंसल जी बोलिए। देखिए अनिल जी, मेरे पास तो पूरा लेखा जोखा पड़ा है, आप देख पा रहे होंगे। तो हाँ। पूरा हमने HUL भी रिकमेंड किया था, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस भी रिकमेंड किया था, IDFC भी रिकमेंड किया था। तो अनिल जी सभी कुछ कमाल कर रहा है, और हमारा नहीं अनिल जी, सभी का सब कुछ कमाल कर रहा है। तो जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड रखें IDFC को। ओके, होल्ड करें IDFC को, यह राय आपके लिए। वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। वागले साहब बताएं। अनिल जी, DLF BTST करना है 360 के ऊपर, ये कन्विंसिंगली क्लोज हो रहा है, वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं। मुझे लगता है 8 से 10 रुपए की मूव कल के दिन में मिलनी चाहिए। 370 का टारगेट होगा और 357 का आपका 357.50 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बिल्कुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, आप IDFC की बात कर रहे थे, तो मेरे पास जो स्टॉक रडार पे आया है वो है IDFC फर्स्ट बैंक। स्टॉक का भाव चल रहा है 35 रुपए 10 पैसे। स्टॉक के अंदर पिछले 10 दिनों के हाई लेवल पे ये आ चुका है, और जिस तरह से बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम है, ये स्टॉक वैसे ही ओवरसोल्ड है और अभी लोअर लेवल से सिर्फ रिबाउंड का शुरुआत हुआ है। तो ये स्टॉक के अंदर यहाँ से एक बढ़िया ऊपर का मूव बन सकता है, जिसमें 10 से 15% का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 33 रुपए 50 पैसे ये स्टॉक का नीचे में स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट हफ्ते भर के अंदर स्टॉक में ऊपर में देखने को मिल सकता है, 38 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। 38 रुपए का लेवल निकलने पे 40 रुपए तक के लेवल IDFC फर्स्ट बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। इसमें ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है और इसको हीरो या जीरो भी मान सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक का 36 वाला कॉल 50 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको ऐसे हीरो जीरो मान के ट्रेड ले 2 से 3 दिन के लिए। जीरो का स्टॉप लॉस 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। ₹1.25 से लेके ₹2 तक के टारगेट IDFC फर्स्ट बैंक के 36 के कॉल के होंगे, और स्पॉट लेवल्स में 38 रुपए से लेके 40 रुपए तक के टारगेट होंगे IDFC फर्स्ट बैंक के। फर्स्ट बैंक में खरीदारी करने की राय आती थी। अनिल जी, एक पैटर्न अब नोटिस कर रहे हैं सर? IDFC फर्स्ट, डरावना है थोड़ा RBL, बंधन, मनापुरम, इंडिया बुल्स, मना थोड़ा डर लगने लगा है। सारे मरे पिटे थुके हुए सारे वो शेयर जिन्हें कोई देखना पसंद नहीं करता था, पानी पी पी के सब लोग कोसते थे, वही सारे शेयर चल रहे हैं आज। पहले RBL आया, मनापुरम आया, आईबुल हाउसिंग आया, IDFC फर्स्ट बैंक आया। तेजी के बाजार में हैं हम, यही संकेत है तेजी के मार्केट के, टिपिकल बुल मार्केट के जो संकेत होते हैं। चलिए, अच्छा संकेत मांगे या थोड़ा
नो कमेंट्स। देखो डर तो लगता है इस तरह के शेयर आते हैं, लेकिन ये है कि नेचुरली अब अगर आपको निफ्टी में ब्रेकआउट दिख रहा है, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट दिख रहा है, तो फिर सीधी सी बात है कि आपको वो काउंटर्स जो पिटे हुए हैं, जाहिर सी बात है ये ब्रेकआउट मिला तो किसी की वजह से तो मिला होगा ना, जिनकी वजह से मिला वो तो चल चुके हैं। फिर आप जब ये देखते हैं कि कौन नहीं चला है, कौन शॉर्ट कवरिंग, ये बेसिकली जो हो रहा है दीप, ये सारे 4-5 स्टॉक जिनके नाम हमने अभी लिए जो चल रहे हैं, ये सारे शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट हैं। ये फ्रेश खरीदारी वाले नहीं है, ये शॉर्ट कवरिंग वाले हैं, जहां पर अभी है कि जो शॉर्ट है उनको मालूम है चलो यार मूड माहौल बदल रहा है, जाने दो अब शॉर्ट काटते हैं, ये उस तरह वाला मामला है। सो आई थिंक शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है। आइए इस बीच आज सुबह 10:30 बजे माफ कीजिएगा ऑपरेशन डीमेट डाका, आप में से किसी ने अगर किसी ने देखने का सौभाग्य प्राप्त, सॉरी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ हो आपके देखने का, तो बताएं किसने देखा है आप में से आज सुबह वाला शो? सुमित जी, वागले साहब, हिमांशु जी, जय, राकेश जी, कुणाल जी, ओके। किसी की कोई विशेष टिप्पणी इस कार्यक्रम पे? जी सुमित जी। अनिल जी बहुत बढ़िया शो था, पूरा 1 घंटे का मैंने देखा, 10:30 से 11:30 के बीच में। जिस तरह से अनिल जी आपने कवरेज किया है और जिस तरह से इस पॉइंट को, इस मुद्दे को उठाया है, मतलब बहुत बढ़िया पॉइंट है और इस तरह की चीजें हो रही है, ये सब तक पहुंचना बहुत जरूरी था। और जिन लोगों को आपने बिठाया वो भी वहां पर अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट है और एक्सपीरियंस लोग थे, तो अगर वो लोग चोट खा सकते हैं जो कि गिनती में 5% या 10% में आते हैं पॉपुलेशन में, तो मेजर जो पब्लिक 70% 80% की आती है, वो तो किस हद तक चोट खा सकती है, ये देखने और समझने लायक था। तो मैं तो ये बोलूंगा कि जो रिपीट टेलीकास्ट आ रहा है, जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको देखना चाहिए, सोशल मीडिया पे जाके देखे और समझे कि किस तरह का फ्रॉड या चीजें हो रही है जिससे आप बच सकते हैं। परफेक्ट जी। जय बताइए आपका क्या ऑब्जर्वेशन? अनिल जी पूरा ही शो देखो और एक चीज है कि काफी लोग का ये फ्रॉड का बारे में अगर जनरली मैं सुनता हूं तो वो होता है कि आप ओटीपी शेयर मत कीजिए। इंपॉर्टेंट चीज ये थी अनिल जी के ओटीपी के बगैर भी फ्रॉड हो सकता है, वाया फोन हैक हो जाता है कि आपका कोई दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल आपका जो है वो हैक हो जाए, कि जीमेल हैक हो जाए, आपका ईमेल हैक हो जाए। सो थ्रू एनी अदर मोड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम ओटीपी हैकिंग हो सकती है और फ्रॉड हो सकता है। अनिल जी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और अनिल जी लास्ट में आपका लगभग 8 से 10 मिनट का आपका जो कंक्लूजन था उसमें मुझे एक पॉइंट तो बहुत ही बढ़िया लगी, एंड विच आई थिंक ऑल द ब्रोकर्स शुड इम्प्लीमेंट एज वेल। जो आपने कहा कि आपका किसी का भी क्रेडिट कार्ड में अगर फ्रॉड होता है, 100 रुपए का हो कि लाख रुपए का हो, और जब भी समझ में आता है तो आप क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर देते हो, तो फर्दर आपका कुछ हो नहीं। लाइकवाइज अगर ट्रेडिंग अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया जाए, एक बार अगर किसी के अकाउंट में फ्रॉड होता है और वो अगर फोन करके बोले कि मेरा अकाउंट आप एक टाइम के लिए ब्लॉक कर दो तो फर्दर कुछ ना हो, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टेक अवे। एनर्जी इमीडिएटली वो तो एक्शन में ला ही सकते हैं, एंड आई थिंक इट शुड बी वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट एज वेल। जी वागले साहब। अनिल जी पहले तो ना मुझे बहुत डर लगा ये देख के, और सबसे अच्छा जो अभी इतने सालों से मैं मार्केट में हूँ, मुझे क्या अच्छा लगा, और मैं आपको मतलब चढ़ाने की कोशिश वगैरह बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। आपने जो आपका जो लास्ट 3 या 4 मिनट का जो ये था, जो आपने अथॉरिटीज को क्या बोलेंगे, मतलब उनको अकाउंटेबल बोलो या उनको सॉल्यूशन देने के लिए जो पॉइंट्स रेस किए, मेरे लिए वो सबसे महत्वपूर्ण थे। और मैं ये समझता हूँ, ऑफ कोर्स मैं बहुत छोटा हूँ, आपको एडवाइस देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आपको ये फॉलो अप करना है और ये और थोड़ा सा पुश करना है, इतनी मेरी आपको रिक्वेस्ट है। 100% ये पब्लिक इंटरेस्ट में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल वागले साहब, आपकी बात सर आंखों पर। और हम एक्चुअली शो के बाद हम बैठे भी थे, वो जो लोग आए थे, और मैं यही बात कर रहा था उन सब लोगों से कि आप चिंता न करें, हम इस पर फॉलो अप शो भी अगर ज़रूरत होगा हम ज़रूर करेंगे, क्या प्रोग्रेस कैसी क्या होती है। चोपड़ा साहब भी कुछ कहना चाहते हैं? जी चोपड़ा साहब। अनिल जी हमने ये देखा कि बैंकिंग में पिछले 15 सालों में बैंकिंग ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है अपनी सिक्योरिटी सिस्टम्स पे। मेरे एक मित्र हैं ऑस्ट्रेलिया में फिलहाल, वो एक एथिकल हैकर हैं और वो काफ़ी बड़े बड़े बैंकों के साथ काम करते हैं, विश्व स्तरीय बैंकों के साथ काम करते हैं उनकी सिक्योरिटी लेयर्स को बढ़िया करने के लिए। तो इसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स को भी करनी चाहिए। इस पिछले 2 सालों में ब्रोकर्स ने बहुत मलाई काटी है,
और इसका खर्चा करना चाहिए ताकि जो निवेशक हैं, जो बेचारे छोटे निवेशक हैं, उनका पैसा सुरक्षित रहे और एक मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी पे काम करना चाहिए। आपने ये जो इशू उठाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिलीव मी, मैं क्योंकि हम लोग तो सुबह शाम मार्केट में रहते हैं, मगर अच्छे खासे लोग जो आपने वहां पे बिठा के भी रखे थे, जो 20-20 साल से 25-25 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि किस तरीके का अगर उनका अकाउंट सिक्योर है कि नहीं। तो मुझे लगता है ब्रोकिंग फ्रेटर्निटी को एक अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी के लिए, ताकि ये आसानी से हो ना पाए। जिस तरीके से बैंकिंग ने काफ़ी इंप्रूवमेंट्स करे हैं, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़ी हैं तो अब काफ़ी सिक्योर मानी जाती हैं। अभी भी बदमाशियां होती हैं, फ्रॉड्स होते हैं, मगर फिर भी ब्रोकिंग अभी मुझे लगता है काफ़ी पीछे है और ब्रोकिंग कंपनीज को जो काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना होगा मल्टी लेयर सिक्योरिटी के लिए। तो आपने बहुत अच्छी मुहिम उठाई है अनिल जी, और आई थिंक इसको कंटिन्यू करना चाहिए जब तक ब्रोकर्स की आंखें ना खुलें। जी बिल्कुल, हम इसको बराबर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। कुणाल जी की विशेष टिप्पणी बताएं सर। अनिल जी देखिए, मैंने बड़ा ध्यान से देखा अनिल जी पहली बात तो सभी ने कहा बहुत ही साहसी शो लगा अनिल जी मुझे, क्योंकि अनिल जी इसके बारे में मुझे बिल्कुल मालूमात नहीं थी। ये पहली बार मैंने सुना इस तरह का। जब कल आपने कहा तो पहली बार मेरे ध्यान में ये चीज़ आई, और अनिल जी जिस तरह से हो रहा है वाकई में चौंका देने वाला है। एक बात केवल मैं कहना चाहता हूं अनिल जी, जो ये कई सारे लोगों के साथ ये हुआ कि उनके खातों में जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, इलिक्विड ऑप्शंस खरीदकर नुकसान क्रिएट किया गया है अनिल जी, तो अनिल जी अगर इसकी तहकीकात की जाए तो जो काउंटर पार्टी होगी, यानी कि जिसको बेनिफिट हुआ है जी, उसकी अगर आइडेंटिटी पता लग जाए तो बड़ी आसानी से पता लग सकता है कि इसमें फायदा किसको हुआ है। तो अनिल जी फिर ये पता लगाया जा सकता है कि पता लग रहा है, पता लगाना तो अनिल जी उसकी जांच होनी चाहिए। तो मुझे बिल्कुल वो कुणाल जी आप सही कह रहे हैं, वो बहुत आसान काम है और बहुत तुरंत ही हो जाता है कि किस ब्रोकर के यहाँ से किस अकाउंट में, और वो पता भी चल गया है और जिन का टाइमली पता चला उनके पे आउट भी रोके गए। लेकिन दिक्कत क्या है, पे आउट तो रोक दिए, लेकिन पे आउट रोकना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है, जिस आदमी के अकाउंट से शेयर बिका है, ठीक है, उसको तो पैसे मिले। इधर पे आउट रुक गया, इधर पे उसके जो पैसे गए वो जब तक मैटर सेटल नहीं होगा, पुलिस केस हो गया, अब मैटर कोर्ट में जाएगा, कब जाएगा। तो अगर किसी से सोचो, एक जस्ट इमेजिन, वो बुजुर्ग जो थे 1.5 करोड़ के शेयर, उनके 1.5 करोड़ के शेयर बिक गए, ठीक है, सामने उनके अकाउंट में कचरा आ गया। अब उनके तो 1.5 करोड़ अटक गए। अगर आज उनको किसी भी वजह से पैसे की जरूरत है या उनके जो शेयर, अब उनको कब पैसे मिलेंगे भगवान जाने। तो दिक्कत ये है। सो लेट्स सी अब सॉल्यूशन इसका कितना फास्ट कैसे क्या होता है, हम इन चीज़ों पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन अभी इस वक्त इस बात को उठाने का मकसद ये है कि देखिए, जब आप ऑनेस्टली, ईमानदारी से, कोई मजबूती से कोई कदम उठाए तो उसका एक्शन दिखता है। जाहिर सी बात है कि दो जो लोग आए थे, हमारे 3 में से जो पीड़ित थे, उनमें से एक ने कहा भी, इनफैक्ट उनके 2 के अकाउंट जीरोधा के साथ थे, और ऐसे में हमारे इस ऑपरेशन के तुरंत बाद जीरोधा की तरफ से उनके क्लाइंट्स को कुछ इन्फॉर्मेशन गई है, कुछ मेल्स गई है, कुछ सूचना गई है कि किस तरह से वो उनके अकाउंट्स को ज़्यादा सेफ बना सकते हैं। आशीष हमारे साथ हैं पूरी डिटेल्स लेकर। आशीष बताइए, जीरोधा ने इस पूरे ऑपरेशन के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या एक्शन लिया है? सर एडवाइजरी इशू की है, लेकिन एक पहली लाइन ही मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिख रहा है कि फर्स्टली एनी मेजर फ्रॉम आवर साइड इज हेल्पफुल ओनली इफ द कस्टमर डजंट विलिंगली शेयर अकाउंट एक्सेस विद अदर्स बाय गिविंग इनटू द ल्यूर ऑफ क्विक एंड इजी मनी। यानी आसान पैसे के लालच में अगर आप अपने अकाउंट की डिटेल्स दे देते हैं, ऐसे केस में जीरोधा आपकी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे पास 2 प्रत्यक्ष केस ऐसे थे जहां पर इन्होंने कोई भी डिटेल शेयर नहीं की। Absolutely. और अकाउंट हैक हुआ। एक बार नहीं हुआ सर, 7 बार हुआ। ये चीज समझनी चाहिए जो चोपड़ा साहब ने बहुत ऑनेस्टली और चोपड़ा साहब ने बहुत स्ट्रांगली ये बात कही। मुझे याद है जब पहली बार एनएससी वाला टेक्निकल ग्लिच वाला मामला होता तो मैं चोपड़ा साहब के ऊपर जोर से बोला भी, मैंने बाद में माफी भी मांगी कि आप डरते क्यों है एक्सचेंज से, किसी से। आज चोपड़ा साहब ने वही चीज को बहुत स्ट्रांगली उठाया कि जब तक ब्रोकर सुधरेंगे नहीं, उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, मलाई काटी है आपने पिछले 2-3 साल में, मोटा पैसा बनाया, सिस्टम पे लगाइए, यही प्रॉब्लम है। चोपड़ा साहब, ये पहले सेंटेंस में एरोगेंस नजर आती है, मानने को तैयार नहीं। अगर आप जल्दी और मोटे मुनाफे के लालच में लोगों को ओटीपी दे रहे, अरे भाई ऐसा नहीं है मैटर। वो 2 आदमी जो अच्छे खासे आईटी प्रोफेशनल है, 20-20 सालों से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, उनको पता है ये ऐसा कुछ नहीं करना है, उसके बावजूद उनके अकाउंट हैक हुए हैं। एनीवे, कभी न कभी तो मानेंगे,
आगे बताइए क्या सर क्या आगे भी बताऊं आपको। तीसरा पॉइंट सुनिए, वी हैव ईमेल लॉगिन अलर्ट्स व्हेनेवर देयर इज अ लॉगिन फ्रॉम डिफरेंट आईपी और एड्रेस। ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। और अगर हो भी रहा तो ईमेल अलर्ट क्यों, एसएमएस अलर्ट क्यों नहीं है? क्या मैं हर वक्त अपना ईमेल चेक करता हूँ रिफ्रेश करके? नहीं करता हूँ, लेकिन एसएमएस आएगा तो मैं अपने फोन पे चेक कर सकता हूँ। ये भी एक केस है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे क्यों करें। इसके अलावा अगर आप देखें तो कह रहे हैं कि काफी सारे मेजर्स हैं जिसके चलते आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं। एक एडवाइजरी ज़ीरोधा की तरफ से ये आ रही है कि ना कि सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में, वैसे ट्रेडिंग अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है, लेकिन आप इससे जुड़ा हुआ जो ईमेल एड्रेस है इसमें भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कीजिए, तो आपके हैक होने के जो चांसेस हैं, आपकी सेफ्टी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसके साथ अगर आप देखें तो कह रहे हैं कि अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो बायोमेट्रिक्स का प्रयोग कीजिए। साथ में जो टाइम बेस्ड वन टाइम ओटीपी होता है जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर है, इसका इस्तेमाल करें। बायोमेट्रिक्स है, फेस अनलॉक है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। एक और खास बात ये भी कह रहे हैं कि अगर आप कोई लिक्विड स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो इसके लिए ज़ीरोधा कहता है कि आपको TOTP जो है एक्टिवेट करना अनिवार्य हो जाता है। और साथ में सर एक और खास बात है जो क्लियरली ज़ीरोधा बिल्कुल कह रहा है कि आप रेडिफ मेल का इस्तेमाल ना करें। साफ साफ कह रहा है। तो यानी कि ये जो दोनों अकाउंट जिनके साथ में हैकिंग हुए उनके ईमेल आईडी रेडिफ के थे, बिल्कुल, तो रेडिफ के लिए वो साफ मना कर रहे हैं। साफ मना कर देने। इसमें कह रहे हैं कि रेडिफ मेल में दरअसल क्या हो गया कि इनके स्पैम फिल्टर कमजोर हैं, वीक पासवर्ड ले लेते हैं और सिक्योरिटी चेक्स जो हैं सस्पिशियस लॉगिन्स भी होते हैं, तो रेडिफ मेल आपको अलर्ट नहीं देता है। तो सर ऐसे मेल को ईमेल सर्विस प्रोवाइडर को काम ही करना है। आप सब लोगों से निवेदन है, आप अगर रेडिफ मेल यूज कर रहे हैं तो प्लीज अपनी ईमेल आईडी बदलिए, तुरंत प्रभाव से बदलिए। इससे पहले कि आपके अकाउंट में किसी तरह का हैकिंग अटैक हो, प्लीज बदल दीजिए, ये ध्यान में रखिए। तो ये सारे उपाय बताए गए हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि गड़बड़ है। गड़बड़ मानेंगे तो आगे बढ़ेंगे और उसको सुधारेंगे, ये बहुत जरूरी है। रात 8 बजे ये शो आप फिर से देख सकते हैं। अगर आपने सुबह मिस किया है, कोई बात नहीं, काफ़ी लोगों में पूछ भी रहे हैं, हम देखना चाहते हैं। रात को 8 बजे फिर से ये शो आप देखिएगा, और यूट्यूब पे और हमारे ट्विटर हैंडल पे तो है, ये हमारी डिजिटल वेबसाइट्स पर भी है। लेकिन रात 8 बजे ऑपरेशन डीमेट डाका रिपीट टेलीकास्ट मिस मत कीजिएगा, ये शो बेहद काम का होगा आपके लिए। आइए बढ़ते आगे, कुछ बिगुल 1 बाय 1 फटाफट। सबसे निवेदन है जल्दी से हम लेंगे। एक स्पेशल पिक का बिगुल है आशीष केलकर साहब के लिए। आइए, जब तक वो हमारे साथ जुड़े तब तक एक बार जल्दी से बिगुल आपके लिए, हिमांशु जी के लिए। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी, खरीदनी है भारत फोर्ड में 670 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन। इसको मैं BTST करके चलने की सलाह दूंगा। 12.5 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। 9 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट रहेगा 18 रुपए का और 23 रुपए का। अनिल जी, ऑटो एंसेलरीज में सब में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। एक इकलौता ये ऐसा स्टॉक था जो अभी तक नहीं चलता हुआ नजर आया था, और यहाँ पर भी आज एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है 665 रुपए के ऊपर। और मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक अब 700 रुपए तक की तेजी दिखाने के लिए तैयार है। तो 670 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 18 और 23 रुपए का टारगेट, 9 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए 670 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। स्पेशल पिक का बिगुल आशीष केलकर के लिए। आशीष जी बताइए, स्वागत है, लाइफलाइन यूज किया आपने। यस सर, थैंक यू सो मच जी। सीमेंट स्टॉक में बहुत ही बेहतरीन उछाल देखने को मिल रहा है, इसलिए एक बहुत ही बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ऑप्शन स्ट्रेटेजी के जरिए मैं यहाँ पे रेकमेंड करने वाला हूँ। खरीदारी करके चलना है रैमको सीमेंट का 670 का कॉल ऑप्शन, जो अभी 15 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा अनिल जी, वो रहेगा सिर्फ 12 रुपए का, यानी यहाँ पे मेरा रिस्क जो है वो रहेगा करीब 3 रुपए 50 पैसे का। लेकिन मेरा जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट 24 रुपए का रहेगा, यानी यहाँ से करीब करीब 10 रुपए का रिवॉर्ड पहला है, और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 30 रुपए का, यानी यहाँ से करीब करीब दुगना होता हुआ दिखाई दे रहा है। रैमको सीमेंट में एक अप फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कैश मार्केट के चार्ट पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पॉट लेवल पे 700 रुपए का पहला टारगेट निकल के आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन आरआर और ऑप्शन ट्रेड यहाँ पे जिस तरह से ओआई डेटा है वो भी बेहतरीन निकल के आ रहा है, इसलिए 670 का कॉल ऑप्शन चुना है। तो ये है आपके लिए
कॉल ऑप्शन रैमको सीमेंट और इंडिया सीमेंट हमने खरीदारी करने की राय दी थी, वो सारे टारगेट हासिल हुए। इंडिया सीमेंट अब भी आपके पास पड़ा है तो निश्चित तौर पर होल्ड करें, बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें। याद आया तो मैंने कहा अपडेट दे दूं। और रैमको सीमेंट भी मेरे रडार पे था, लेकिन चूंकि लिक्विड कम था, टाइम कम है, नहीं तो मैं 2000 के देने की सोच भी रहा था। आज 50 चीजों में दूसरा भी हो गया, नहीं तो ये कैंडिडेट है, भागने को तैयार है। आइए, तैयार है कुणाल जी और राकेश जी, पिक ऑफ द डे। कल की पिक आज ही, पहले उनके लिए बिल्कुल, फिर 3-20 की स्ट्रेटेजी। बताएं सर। देखिए अनिल जी, कल हमने पिक ऑफ द डे दिया था टुवर्ड्स क्लोजिंग चोलामंडलम फाइनेंस, रिवर्सल ब्रेकआउट था, तो पैटर्न सेम है, स्टॉक अलग है। आज भी एक रिवर्सल ब्रेकआउट है, स्टॉक बड़ी करेक्शन के बाद एक रिवर्सल ब्रेकआउट दे रहा है। स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, फैंसी बैंकिंग की है, और ये एक डार्क हाउस बन सकता है एक्सपायरी के नजरिए से। अगले 2-3 दिन में एक बड़ा उछाल अपोलो हॉस्पिटल दिखाने का पोटेंशियल रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, 2 महीने लगाकर अपोलो हॉस्पिटल ने एक पैटर्न बनाया जिसको डायमंड पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद कुछ समय तक स्टॉक कंसोलिडेट कर चुका है और अब इसमें फिर से मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो इन स्तरों पर अपोलो हॉस्पिटल में हमारी खरीदारी की राय है। 3950 पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करें। पहला टारगेट 4200 का, 4200 का पहला टारगेट, और वैसे ही स्टॉक 4400 के पार जाना चाहिए। 4200 पहला, 4300 दूसरा टारगेट, जिसके लिए अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी करें। ओके, तो अपोलो हॉस्पिटल्स, इस पर आप करके चलें खरीदारी। ये है राकेश जी कुणाल जी के लिए कल का काम आज ही, पिक ऑफ द डे। आइए बाजार पर लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। सर दोनों ही आपके लेवल्स हिट हुए, निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर हमने देखा, और वहां से फिर स्ट्रेंथ बनी हुई है। डाउ फ्यूचर से और बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। 200 पॉइंट ऊपर अभी भी डाउ फ्यूचर्स दिख रहे थे सर, अभी 225 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं, तो वहां पर पॉजिटिव मोमेंटम है कल की गिरावट के बाद। नैस्डैक फ्यूचर्स में 0.1% की तेजी दिख रही है। यूके के बाजार पॉजिटिव हो गए हैं, बाकी यूरोप के बाजार रिकवर हो रहे हैं। कच्चा तेल कल के रिबाउंड के बाद आज कहीं नहीं गया है, और रुपया भी 80 का लेवल छूने के बाद थोड़ा पुल बैक दिखा रहा है। तो ग्लोबल क्यूज तो अच्छे हैं, हमारे बाजार बढ़िया हैं, क्या करके जाए? तेजी की पोजीशन होल्ड करनी चाहिए 100%। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है और आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, क्योंकि 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर है। आज ऐसी कोई खास वजह नहीं है कि हम सोचें कि डाउ फ्यूचर वैसा नहीं प्रदर्शन करेंगे। हालांकि एक चीज बहुत क्लियर दिख रही है दीप, पिछले 2-3 सेशन से डाउ फ्यूचर्स में मूव बड़े आ रहे हैं। हाँ, तो वो रिस्क हमेशा ओवरनाइट रहती है, लेकिन ब्रेकआउट आपका साफ हो रहा है निफ्टी पर। बिल्कुल, कल भी आपका इंटरडे बेसिस, क्लोजिंग बेसिस पे कल मिल ही गया था 16220 के ऊपर। आज इंटरडे भी आपका 16275 के ऊपर, 300 के ऊपर हो गया, और क्लोजिंग भी आपकी 16300। तो बैंक निफ्टी तो बहुत क्लियर कट केस है। बैंक निफ्टी ने भी पहला ब्रेकआउट आज दे दिया 35550 के ऊपर इंटरडे, और क्लोजिंग भी 35475 के ऊपर चाहिए थी, वो मिल गई। और आप देखिए पिछले 1 घंटे में, जब से 2:30 बजे की हमने स्ट्रेटेजी थोड़ी जल्दी दी, एक भी लेवल से नीचे आया नहीं है। उल्टा डाउ फ्यूचर आप देखिए बढ़ते बढ़ते ऊपर ले जाने का काम डाउ फ्यूचर करेगा, नीचे सपोर्ट देने का काम शॉर्ट कवरिंग करेगी, वही दिख रहा है। इसलिए आपकी लॉन्ग पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करें। हेजिंग के तौर पर अगर आपको रखना है तो हेज कर सकते हैं भाई। आप 35500 का पुट ले लिया, 16200 का कॉल ले लिया, 16200 का पुट ले लिया। अगर आपको हेजिंग करनी है तो आप अपने हिसाब से कर लें, बट अदरवाइज ओवरनाइट पोजीशन के हिसाब से रिस्क तो कम दिख रही है। डेटा साफ दिखा रहा है कि थोड़ा ऊपर जाने को तैयार है। स्ट्रेटेजी वही रखिए, अगर गलती से 100-150 नीचे खुलेगा तो आज ही की तरह कल खरीदने के बारे में फिर सोचेंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज जिस तरह की स्क्रीन दिखी है दीप, एफआईज के नंबर्स अच्छे आएंगे आज आने चाहिए। आज नंबर अच्छे आएंगे, स्क्रीन पे वैसा नजर आ रहा है। बिल्कुल, कल के डेटा में भी हाथ रोका था, इनफैक्ट थोड़ी कैश में खरीदारी करी थी। आज देखते हैं एफआईज का क्या। डे हाई के आसपास आपके मार्केट पहुंचे हैं, और अगर प्रॉफिट बुक करना, हाँ एक चीज और है, हाँ ये बताना भूल गया, बोल रहा कल अगर सुबह गैप मिलेगा, समझो गैप से मेरा मतलब है 16425 450 निफ्टी पे प्रॉफिट बुक करेंगे। और बैंक निफ्टी पर अगर 36,100 मिला तो प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर आराम इंतजार करेंगे। हमें 3 दिन में बड़ा मूव मिल जाए तो हम प्रॉफिट बुक करने की भी एडवाइस देंगे। लालच बुरी बला है। बिल्कुल सर, और लेवल्स अगर लेते रहें देते रहें, वही यही जीवन है। बिल्कुल, पैसा तो वही है जो जेब में है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो फिलहाल ठीक है, ये है। चलिए, तो ये है अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। आइए क्विक कॉल्स, पहले बिगुल नितिन जी के लिए। बताएं नितिन जी। सर शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट हो सकता है, और यह है बजाज फाइनेंस। इसकी हम 6100 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 110 में मिलती है। स्टॉप लॉस होगा 70 रुपीज के और टारगेट होंगे 250 के, यानी बजाज फाइनेंस एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट हो सकता है। शॉर्ट टर्म में इसकी कॉल ओवरनाइट हम कैरी करेंगे।
जय का जैकपॉट। बताया जय। वेदांता में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग हमें देखने मिल सकता है। जो हिसाब से ये स्टॉक अब 235-240 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसका 240 के स्ट्राइक का कॉल खरीदे। ₹7.10 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। ₹4 का स्टॉप लॉस लगाइए इसमें। सो आपका रिस्क कहीं ना कहीं 5,000 के आसपास का होगा इन रुपीज टर्म्स। 1550 का लॉट साइज है। पहला टारगेट इसका दी बनता है ₹10.70 का एंड दूसरा टारगेट है ₹12.40 का। 10.70, 12.40 ये दो टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है। वेदांता का 240 के स्ट्राइक का कॉल। मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट यदि एक्सपायरी आपको 250, 55 तक के लेवल्स ये रेंज में आपको देखने मिल सकते हैं वेदांता में। वेदांता में आते हुए देख सकते हैं फिलहाल 240 का कॉल खरीद कर चले, और जैसा नितिन जी ने कहा 6100 का कॉल खरीदना है आपको बजाज फाइनेंस का। ये दोनों स्टॉक्स बढ़िया एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ मूव करते हैं, और सुस्त शुरुआत के बाद बाजार में आई रिकवरी, और जैसा अनिल जी कह रहे थे डेज हाई से ज्यादा दूर आप बाजार को क्लोज नहीं होते हुए दिख रहे हैं इस समय। निफ्टी की ब्रेथ सुबह सिर्फ 3 स्टॉक्स पॉजिटिव थे, उसके सामने आप देखिए लगभग 30 स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं। और बैंक्स की थी लीडरशिप। एक्सिस बैंक टॉप गेनर आज का 2.5% ऊपर। अगले मंडे को आएंगे इसके नतीजे। इंडसइंड बैंक इसी हफ्ते इसके नतीजे आने वाले हैं, साथ ही आईसीआईसीआई बैंक सैटरडे को इसके आने वाले नतीजे, और कोटक में भी थोड़ा एक्शन दिखा। एसबीआई में भी अच्छी खरीदारी 1.5% ऊपर आपको एसबीआई मूव होते हुए दिख रहा है। एमएनएम इसमें थी खरीदारी। अपोलो हॉस्पिटल्स, अल्ट्राटेक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, आइशर, कोल इंडिया, अदानी पोर्ट्स, ग्रासिम, एनटीपीसी। नतीजों से पहले एचयूएल और एचडीएफसी लिमिटेड में भी हल्की फुल्की खरीदारी देखी। ओएनजीसी 2.5% नीचे। एचडीएफसी लाइफ यहां पर नतीजों के बाद स्टॉक में थोड़ी और सुस्ती आई, 1.5% नीचे। एचसीएल टेक डिविडेंड एडजस्टमेंट था ₹10 का, अगर उसको आप डिस्काउंट कर दें तो लगभग सपाट ही बंद हो रहा है। टाटा कंज्यूमर, हीरो मोटोकॉर्प, एसबीआई लाइफ और साथ ही टाटा मोटर्स और इन्फोसिस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आए तो टॉप गेनर आपके लिए था आरबीएल बैंक। 6% का बढ़िया उछाल इस काउंटर पर आते हुए दिखा। फेडरल बैंक में 5.5% की तेजी थी। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, सिटी यूनियन, बंधन, इसके साथ ही इंडिया बुल्स हाउसिंग, इन सभी काउंटर्स में अच्छी खरीदारी आपने देखी है। एस्कॉर्ट्स इस महीने 20% से ज्यादा की तेजी हो चुकी है, और आज भी 5% ऊपर ये काउंटर दिख रहा था। पॉलीकैब बढ़िया नतीजे इसके आए हैं, हालांकि वाई बेस थोड़ी कम थी, क्यू थोड़ी सुस्ती जरूर थी, पर बाजार को नतीजे पसंद आए। 4.5% ऊपर। ओबरॉय रियल्टी मल्टीपल ब्रोकरेज रिपोर्ट्स इस पर आती हुई दिखी है। 4% ऊपर ये काउंटर रहा। इन्फो एज सुबह से ही बजिंग 3% ऊपर। जीएनएफसी, बिरला सॉफ्ट, माइंडट्री, भारत फोर्ज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, परसिस्टेंट, पीएफसी, रैमको सीमेंट और साथ ही इप्का लैब्स, ये कुछ और काउंटर्स है जहां पर आपने पॉजिटिविटी देखी है। गिरावट थी गेल पर, मैक्स फाइनेंशियल, महानगर गैस, कोफोर्ज, इंडस टावर्स, टाटा कम्युनिकेशंस, गुजरात गैस, मुथूट, सिंजीन, एनबीसीसी, जीएमआर इंफ्रा और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। इंटरग्लोब एविएशन भी थोड़ा आपको सुस्त दिखा। बायोकॉन बड़े एक्शन नहीं, और नेस्ले में भी ओवरऑल गिरावट, बट डेज हाई से ज्यादा दूर नहीं बंद हो रहे हैं बाजार। एंड अनिल जी, मोर इंपॉर्टेंटली 16,300 के ऊपर निफ्टी और 15,700 पर बैंक निफ्टी। प्रोविजन क्लोजिंग अच्छा दिन जिस तरह से शुरुआत हुई थी, और उसके बाद बाजार में गेन्स आई। बिल्कुल। तो फाइनली अंत भला तो सब भला, शुरुआत भले कैसी भी हो, 3:30 बजे मुस्कुराहट चेहरे पे होना जरूरी है, क्योंकि वो थोड़ी स्थायी होती है। हाँ। 3:30 बजे से 9:15 बजे तक तो रहती है। हाँ। बशर्ते कि आप रात को जाग कर उल्लुओं की तरह एसजीएक्स निफ्टी को न ताका करें, तब तो ठीक है, वरना प्रॉब्लम है। क्यों देखना है, जो होगा सुबह ही होगा ना, 9:15 बजे के बाद में। उससे पहले तो आप नहीं कर सकते। लेकिन कुछ हैं हमारे ऐसे महानुभाव जो दाव को सुला के सोते हैं, फिर कहते हैं कि हमें नींद बराबर नहीं आ रही। सुमित जी, आपके लिए ये डायलॉग है, ऐसा सही है? नहीं अनिल जी, सही नहीं है। तो किसके लिए फिर ये? अनिल जी, मेरे को नहीं पता किसके लिए, मेरे लिए नहीं है। क्या बात कर रहे हो? रोज तो शो पे होते हैं, ऐसे कैसे मिस कर सकते हो? देखो बंसल जी मदद कर रहे हैं आपकी। जी बंसल जी बताइए। अनिल जी, ये सही है। राकेश कुणाल, चार्ट कॉर्नर के कुणाल जी के लिए अनिल जी, उन्होंने को सुनाने की जिम्मेवारी ले रखी है हिंदुस्तान के अंदर अनिल जी। तो हमने एक तीर से दो शिकार किए। सुमित जी को नींद नहीं आती, और कुणाल जी डाव के चक्कर में जागते हैं। तो चलिए, ये है आपके लिए आज का कार्यक्रम समापन समारोह। 16,340 निफ्टी पर प्रोविजनल क्लोजिंग, बैंक निफ्टी पर 35,720 के आसपास, और फाइनल क्लोजिंग लगभग इसके आसपास ही आएगी, ज़्यादा नीचे आने की संभावना है नहीं। फाइनल क्लोजिंग 16,340, वाव, बहुत बढ़िया, 62 पॉइंट की तेजी के साथ, और डीप आज का हाई है 16,359, तो जो हमने कहा कि डे हाई के नज़दीक बंद होंगे।
35,761 ये बैंक निफ्टी का हाई है। 35,720 पर हम बंद हुए हैं, 1% की तेजी के साथ। सोचिए कितना गजब भागा है। इसलिए निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी का अब पायलट सीट पे आ चुका है, ड्राइविंग सीट नहीं। एग्जैक्टली, पायलट दोनों में फर्क है। आप किसी ड्राइवर को पायलट बोल के देखो, मजा आ जाएगा। हाँ उसको तो आ ही जाएगा पक्का। हाँ, बशर्ते कि वो फिर उसको अपने आप को पायलट समझ के वैसे चलाने ना लग जाए। हाँ, अदरवाइज तो मतलब जो हो मतलब दिल खिल जाता है तो पूछो मत। सो पायलट सीट पर है हमारा बैंक निफ्टी। देखते हैं कल क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे बाजारों के बंद होने के बाद डाउ फ्यूचर 160 पॉइंट है ऊपर, 80 पॉइंट ऊपर है आपके लिए नैस्डैक फ्यूचर। तो एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन की आज फिर से समाप्ति कल के शानदार एक्शन के बाद। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, विदा लेने के नाम से इतनी मुस्कुराहट है जैसे मतलब स्कूल में ना होता तो वो 8वें पीरियड में घंटी बजने वाली है, अब छुट्टी है फाइनल, और जो बच्चों को मजा आता ना गए भागो अब तो वेट कर रहे होते हैं। हाँ मतलब अब छुट्टी है। मतलब इसमें कोई आपको जबरदस्ती बिठा रखा हमने? नहीं अनिल जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर इतनी खुशी किस बात की? नहीं अनिल जी, मैंने कहा ना कि अगर एंडिंग करते करते स्माइल करते करे ना तो नेक्स्ट डे तक एकदम स्माइल रहती है और एक अच्छी उम्मीद रहती है कि आप स्माइल के साथ एंड हो। ये लॉजिक समझ में नहीं आया। ऐसा बताओ अभी इसके बाद आप ऐसा क्या काम करोगे जिसकी आपको ज्यादा खुशी है जाने की? अनिल जी कुछ नहीं, बस खाली चेयर पे थोड़ी देर बैठूंगा आराम से। बंसल जी जरा पता लगवाइए, बहुत खुशी हो रहे हैं। देखो हमसे इतनी खुशी देखी नहीं जा रही आपकी। तो या तो हम भी हो सब लोग तब तो ठीक है, खाली सुमित जी क्यों इतने खुश? लेकिन आपकी खुशी, आपके चेहरे की चमक और मुस्कुराहट बरकरार है। सुमित जी शुभकामनाएं, एंजॉय कीजिए। कल सुबह फिर आप सबसे होगी मुलाकात। चोपड़ा साहब, नितिन जी, जय ठक्कर साहब और हिमांशु जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी मुलाकात। मुझे दीप को इजाजत दीजिए।